तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे बीजेडी, ठीक है। तो बीजेडी का मैंने एक्टिव रीजन में आपको समझाया था कि एक्टिव रीजन में कैसे बीजेडी काम करता है, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। एक्टिव रीजन था, एक्टिव रीजन मैं लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था बीजेडी का। तो देखिएगा उसमें हम कहाँ तक आगे हैं। हमने देखा था कि अगर मैं मान लीजिए मेरे पास मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लूँ, एनपीएन है ना, चेक करो। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, देखिए तो मैंने बताया था कि बेस एमिटर को मुझे क्या करना है, फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस को क्या करना है, रिवर्स बायस। कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस करना है, ठीक है जी। चलिए इधर देखते हैं, ये है मेरा VBE और ये है मेरा VCE, ठीक है भाई। तो मैंने बताया था कि ये जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, ये आपका ये वाला जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए, इसलिए इसको कौन सा बोलते थे, एक्टिव रीजन। और एक्टिव रीजन में हमने बोला था कि ये कैसे काम करता है, एज ए एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ठीक है जी। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था। अब अगली क्लास में देखिए, तो मैंने बताया कि भाई एक्टिव रीजन में कौन सा जंक्शन कैसा बायस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जल्द देखिएगा। फिर हमने बोला था कि एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है, करके देखते हैं। और दूसरा मैंने इसमें यह भी बताया था कि जो कलेक्टर करंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बता जरा। IS की पावर VBE अपॉन ये मेरा होगा कलेक्टर करंट, ठीक है। दूसरा जो आपका एमिटर करंट होगा वो क्या होगा, बेस करंट प्लस कलेक्टर, ठीक है भाई। ये आपका एमिटर करंट। तो चलिए, और दूसरा हमने देखा था कि जो बेस करंट होगा वो क्या होगा, बताओ जरा, कलेक्टर करंट डिवाइड बाई बीटा। और जो एमिटर करंट होगा वो क्या होगा, अल्फा टाइम्स ऑफ आई, या फिर 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई। कल हमने ये देखा था कि कैसे करंट फ्लो करता है एनपीएन ट्रांजिस्टर में, ठीक है। दूसरा इनकी क्या रिलेशन होती है, और अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा का बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और रियल इक्वल क्या होती है इसमें 1, ठीक है जी। ये हमारा अल्फा कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम इसको देखा। चलिए दूसरा मैंने ये रिलेशन नोट की थी आपकी, अगर आपको याद हो, कुछ इस तरह से थी, IC वर्सेस VBE, IC वर्सेस VBE, कुछ ऐसे कुछ रिलेशन। दूसरा एक और रिलेशन मैंने बनाई थी, और वो क्या थी, IC वर्सेस VCE। अब जरा देखिए, IC जो है वो VCE पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो वो IC लिखा है ना सर, वो I is equal to alpha times IC लिखा है सर। IC इक्वल अच्छा अल्फा टाइम्स ऑफ आई। आज जरा देखिएगा, एक और रिलेशन थी IC वर्सेस VCE, और हमने देखा था कि IC जो है वो VCE पे डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। VCE पे डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट आएगा। कब कांस्टेंट आएगा, अगर एक्टिव रीजन में। और एक्टिव रीजन में होने के लिए क्या जरूरी है, बताओ जरा, VCE शुड बी ग्रेटर देन VBE। तो यहाँ पे जैसे ही VBE हो जाएगा तो VCE वैल्यू से जब बड़ा होगा तो उसके बड़े रीजन में एक्टिव रीजन शुरू हो जाएगा, और एक्टिव रीजन में डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं VBE की वैल्यू बदल दूं VBE2, तो फिर इस पॉइंट के बाद क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। आप याद कीजिए, हमने कुछ डिस्कस किया था लास्ट टाइम। तो VBE2 अगर बड़ा है तो उससे करंट भी बड़ा आएगा, कलेक्टर करंट भी तो बढ़ जाएगा, VBE अगर ज्यादा है तो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी लास्ट टाइम, ठीक है। पुराना लेक्चर देखिए, यूट्यूब पे आ गया अभी कल का लेक्चर, ठीक है। तो मैंने बताया कि कैसी रिलेशन आएंगे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और चीज हमने लास्ट टाइम देखी थी, मैंने बोला था कि मैं इसका एम्पलीफिकेशन देखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सिग्नल लगाया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया, जरा देखिए। एम्पलीफिकेशन देखने के लिए हमने क्या किया, मुझे देखिएगा।
देखिए नहीं, एम्प्लीफिकेशन देखने के लिए हमने किया था कि हमने एक रजिस्टर लगाया था, ठीक है, और कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया और मैंने बोला था कि मान लीजिए मैं ये सिग्नल डाल दूँ VBE, ठीक है, ये सिग्नल मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहा हूँ, VBE डायरेक्ट लगा रहा हूँ और यहाँ पे मेरा VCE है, इसको VCC बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, VCE E मत बोलो, VCE मत बोलो अब इसको, क्यों? क्योंकि एमीटर और कलेक्टर के बीच में नहीं, इसलिए मैंने इसको नया नाम दे दिया, क्या? VCC, और ये RC है और यहाँ पे मैं आउटपुट ले रहा हूँ, V आउट। अब मैंने बोला मान लीजिए मेरा इनपुट चेंज हो रही है 0 से 10 मिलीवोल्ट, तो जरा देखिए, सबसे पहले मैंने IC वर्सेस VBE को देखा, क्योंकि जो सिग्नल है वो तो बेस और एमीटर के बीच है डायरेक्टली, तो IC वर्सेस VBE कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह की होगी। तो मैंने बोला मान लीजिए मैं इस सिग्नल को 10 मिलीवोल्ट चेंज करूं, यहां से यहां तक चेंज करूं, 0 से 10 मिलीवोल्ट, 0 से 10 मिलीवोल्ट तक का चेंज कर रहा हूं मैं इस सिग्नल में, तो मैंने देखा आउटपुट में कितना चेंज आएगा। अब उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा बताओ? मुझे करंट निकालना पड़ेगा ना, तभी तो VCC माइनस IC/RC करूंगा तभी आउटपुट आएगी। पहले जरा देखो, पहले जिस टाइम एक करंट ये VB 0 था, जब मेरा VB 0 आएगा IC की वैल्यू क्या आएगी? VB अगर 0 आएगा तो फोल्ड बैच होगा कि नहीं? ये फोल्ड बैच नहीं होगा, इसका करंट क्या आएगा आपका? 0, इसका कलेक्टर करंट क्या आएगा? 0, सब कुछ 0 होगा। इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, ये मैं बताऊंगा आपको। VB जब मेरा 0 है तो इसका अंदर कोई करंट नहीं आएगा, अगर कोई करंट नहीं आएगा तो यहाँ पे कोई करंट आएगा क्या? नहीं जी, अगर बेस करंट ही नहीं है तो बाकी करंट भी 0 रहेंगे, ठीक है भाई? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर VCC है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? VCC रहेगा। कब? जब मेरा VB 0 है, या फिर आप ऐसे सोचो, जब मेरा VB 0 है तो IC की वैल्यू 0 नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देख लो। जब मेरा VB 0 है, मेरा IC 0 है, और अगर IC 0 है, यहाँ पे VCC है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? VCC। अब मान लीजिए VB को मैं चेंज कर रहा हूँ 10 मिलीवोल्ट, तो हमने देखा इसको 10 मिलीवोल्ट चेंज करने से आपका IC क्या बन रहा है? मतलब IC की वैल्यू क्या आ रही है? अगर 0 से 10 पे आ जाऊँ मैं, तो IC की वैल्यू कहाँ पे आएगी? 0 से कहाँ पे आएगी बताओ? मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी लास्ट में? 0.5 into 10 is what? -16 इतना आया, ठीक है? चलिए देखिए, तो मैंने बोला कि 10 मिलीवोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो कितना होगा? 0.5 into 10 to -16, ठीक है भाई? तो अगर करंट मेरा ये है, अगर मेरा करंट इतना है तो V आउट क्या आएगा बताओ? V आउट आएगा VCC माइनस 0.5 into 10 to -16 into RC, ये बनेगा मेरा V आउट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो VB को जब मैंने 10 मिलीवोल्ट चेंज किया, इनपुट जब मेरी 10 मिलीवोल्ट चेंज हो रही थी, तो आउटपुट कितना चेंज हो रहा था बताओ? आउटपुट इतना चेंज हो रहा था। पहले देखो VCC था, अब VCC माइनस ये होगा, तो इसका मतलब चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट। अगर मैं इसका मोड निकालूं, क्योंकि मैं माइनस प्लस को नहीं देखना चाहता, मैं मैग्नीट्यूड को देखना चाहता हूँ, तो बताओ इसका मोड क्या आएगा बताओ? चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 0.5 into 10 to -16 into RC डिवाइड बाई 10 मिलीवोल्ट। मैंने बोला ये गेन आया मेरा, ठीक है? ये मेरा गेन आया, ये मेरा चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट आ गया, ये मेरा गेन आ गया, ठीक है? अब मैंने बोला कि गेन ये एम्पलीफायर कब बनेगा? जब गेन क्या हो? एटलीस्ट 1 से क्या हो? ज्यादा हो, एटलीस्ट ये 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो एम्पलीफायर बनेगा। और 1 से बड़ा, हाँ जी, क्यों लेट हो भाई? अगली क्लास में देखिए, तो यहाँ से RC क्या आएगा बताओ जरा? RC शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बताओ? क्या बनेगा बताओ? 2 into 10 is what? 14 10 is what? 14। तो मैंने बोला कि गेन को 1 से बड़ा करने के लिए चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट को 1 से बड़ा करने के लिए क्या होना चाहिए बताओ जरा? RC की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 into 10 is what? 14 से बड़ी होनी चाहिए। क्या इतनी बड़ी हो सकती है? इतना तो पॉसिबल ही नहीं, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए हमने बोला था कि ये एम्पलीफायर की तरह काम नहीं कर पाए। फिर मैंने एक दूसरा केस देखा, मैंने बोला कि मान लीजिए मैं इसको 700 मिलीवोल्ट पे ऑपरेट कर रहा हूँ, 700 मिलीवोल्ट पे ऑपरेट कर रहा हूँ, मतलब 0.7 वोल्ट पे ऑपरेट करूँ,
पहले से मैंने 700 मिलीवोल्ट दे रखा है इसको, डीसी सप्लाई दे रखी है 700 मिलीवोल्ट, और फिर अगर मैं उसके ऊपर सिग्नल डालूं, और सिग्नल कितने मिलीवोल्ट का, 10 मिलीवोल्ट का, मान लीजिए अगेन वही मैं इसको 10 मिलीवोल्ट, 0 से लेकर 10 मिलीवोल्ट चेंज कर रहा हूँ सिग्नल में, तो बताओ जरा यहाँ की वोल्टेज है VBE, वो कितना चेंज होगी, पहले 0.7 वोल्ट थी, अब 700 मिलीवोल्ट में कितना ऐड हो जाएगा बताओ, 10 मिलीवोल्ट और ऐड हो जाएगा, 710 मिलीवोल्ट बन जाएगा। अब बताइए अब आउटपुट में कितना चेंज आएगा, 700 मिलीवोल्ट के कोर्सपोंडिंग आपने करंट निकाला होगा, इस जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें एक्सपोनेंशियल जो रिलेशन थी उसमें VB की वैल्यू 700 मिलीवोल्ट रखी होगी, उससे करंट कितना आया बताओ, 1.4 माइनस, और उसके कोर्सपोंडिंग का आउटपुट वोल्टेज आएगी, वो क्या आएगी, वो आएगी VCC माइनस 1.4 इंटू 10⁻⁴ RC, यह आउटपुट आएगी 700 मिलीवोल्ट की दोस्तों। अब मैंने बोला 700 से 710 कर दिया, मैंने 10 मिलीवोल्ट का चेंज कर दिया, अब बताओ करंट क्या है, 2.15 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी VCC माइनस 2.15 इंटू 10⁻⁴ इंटू RC, ये मेरी आउटपुट है। अब बताइए चेंज इन आउटपुट क्या है, डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट मुझे निकालना है, और इसका मैग्नीट्यूड बताना है, बताओ क्या है, चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट, इसका मैग्नीट्यूड बताइए क्या है, कितना मैग्नीट्यूड है बताओ, 0.75 इंटू 10⁻⁻⁴ RC अपॉन 10 मिलीवोल्ट, यह है, और ये ग्रेटर देन क्या करो 1, तभी तो एम्पलीफायर बनेगा भाई, आउटपुट में चेंज बड़ा होना चाहिए इनपुट के चेंज, ठीक है। तो बताओ जरा RC क्या बना, 133 ग्रेटर देन 133 हो, और ये प्रैक्टिकल है, इसका मतलब अब मैं इसको एम्पलीफायर की तरह काम करवा सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज RC एक रेंज में आ गया, एक प्रैक्टिकल रेंज में आ गया, ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, सुनिए, कि एम्पलीफायर की तरह तब काम करेगा जब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो, पहले से कुछ वोल्टेज अवेलेबल हो, और उसके बाद मैं उसके ऊपर से एक सिग्नल लगाऊं, तो ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मुझे कुछ पहले से सप्लाई देनी पड़ेगी, और उसको बोलते हैं बायसिंग, मुझे पहले से इसको कुछ बायस करना पड़ेगा, पहले से इसकी बायसिंग करनी पड़ेगी, इसको पहले से फॉरवर्ड बायस रखना पड़ेगा, और इसको क्या रखना पड़ेगा, रिवर्स बायस रखना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे क्या लगाना है इसके ऊपर, सिग्नल लगाना है, डायरेक्ट सिग्नल नहीं लगाना है, जैसे कि हमने पिछले केस में किया था, डायरेक्टली सिग्नल अप्लाई कर दिया, हमें डायरेक्ट सिग्नल नहीं लगाना, पहले मुझे DC सप्लाई लगानी पड़ेगी, समझ आया अभी। सर सिग्नल हम लगाते क्यों है सर, इसमें एम्पलीफाई नहीं करवाना है आपको, आप अपना म्यूजिक नहीं सुनते हो ईयरफोन से, तो बेसिकली आप जो सिग्नल लगाते हो, जो गाना लगाते हो यहाँ पे, उसको आप एम्पलीफाई नहीं करना चाहते यहाँ पे, तो बेसिकली उसके लिए हमें एम्पलीफायर चाहिए ना, तो बेसिकली एम्पलीफायर है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो चेंज आया उससे ज्यादा चेंज आना चाहिए यहाँ पे। फिर आप बोलो सर ये आउटपुट वोल्टेज तो मिक्स हो गया है, यहाँ पे थोड़ा ना चेंज नजर आएगा, यहाँ पे तो टोटल वोल्टेज नजर आएगी ना, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज माइनस दिस, यहाँ पे आपने तो सिर्फ चेंज को देखा है, अब चेंज सिर्फ आउटपुट थोड़ा ना आएगा, आउटपुट में तो ये वोल्टेज भी ऐड हो रखी है, तो मैंने बोला जो चेंज आ रहा है मैं उसको फिल्टर आउट कर लूंगा, मैं उसको फिल्टर आउट कर लूंगा। चेंज किसकी वजह से आ रहा है, इस सिग्नल की वजह से, तो इस सिग्नल की वजह से जो चेंज यहाँ पे आएगा, जो बदलाव आएगा, मैं उसको फिल्टर आउट कर लूंगा। अब आप देखिएगा कि कैसे वो एम्पलीफाई होगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो मैंने बताया कि ये एक एम्पलीफायर की तरह काम कर सकता है, बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसकी प्रॉपर बायसिंग करनी पड़ेगी, समझ आया अभी, इसकी प्रॉपर बायसिंग करनी पड़ेगी तब जाके वो। दूसरा, लास्ट टाइम एक और बात डिस्कस की थी मैंने, अगर आपको याद हो मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे पूछा था कि मान लीजिए मेरा IC वर्सेस VC कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कुछ इस तरह से, VB IC वर्सेस VB कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से। अब मैंने तीन ऑपरेटिंग पॉइंट लिए थे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कौन सा ऑपरेटिंग पॉइंट बेहतर था? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 3। इसका मतलब VB को पहले इतना बायस करो, इतनी वैल्यू पे बायस करो, इस वैल्यू पे बायस करोगे तो आप ज्यादा एम्प्लीफिकेशन ले सकते, ज्यादा चेंज आएगा। अब ऐसा क्यों भाई, जरा देखिए, ऐसा क्यों है, जरा देखो, क्योंकि इससे जो करंट आएगा वो क्या आएगा,
ज्यादा आएगा। और यहाँ पे अगर मैंने हल्का सा भी चेंज कर दिया तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। आप समझ रहे हो? जबकि अगर मैंने सेम इफेक्ट यहाँ पे चेंज किया, सेम अगर मैं यहाँ पे बायस कर रहा था और मैंने हल्का सा चेंज यहाँ पे किया, तो जो करंट में चेंज आएगा आईसी में वो ज्यादा नहीं आएगा। और अगर आईसी में ज्यादा चेंज नहीं आया तो जो आउटपुट वोल्टेज थी मेरी विच इज वीसीसी माइनस आईसीआरसी, वो भी क्या आएगी फिर आपकी, कम। वो आउटपुट में चेंज जो है वो कम आएगा। समझ आया? तो इसलिए मुझे यहाँ पे ऑपरेट, ऊपर जितना हो सके ऊपर ऑपरेट कर, पर ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना, उसका भी एक लॉस। तो इसलिए मैंने बोला कि जितना हो सके ऊपर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, जरा देखिए, मैं एक बार इसको भी थोड़ा एक डिफरेंट सेंस में बताना चाहता हूँ। देखिएगा, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे शायद क्लास खत्म की थी। देखिएगा मेरे पास ये 2-3 पॉइंट है। मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं यहाँ पे VB लगाऊं, इतना VB ऑपरेट करूं VB, तो मेरा जो करंट आएगा वो इतना आएगा। आप जानते हो ये मेरा करंट है IC। ठीक है, अब जरा देखिएगा, जरा देखिएगा तो मेरा ये VB है, उससे कोरस्पॉन्डिंग मेरा IC आ गया। अब सुनिएगा, मैंने बोला ये ऑपरेटिंग पॉइंट बेहतर है। ये जरा देखिए, मैं सिग्नल को ऑल्टरनेट कराऊंगा इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, 2 ऑपरेटिंग पॉइंट है। मैं देखना चाहता हूं कौन सा बेहतर है। मैं मेरे VB को चेंज कर रहा हूं, ऑल्टरनेट करवा रहा हूं इस पॉइंट पे। मतलब जरा देखिए, मेरा ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह का है। ध्यान से समझना भाई, इस कंसेप्ट को बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले कुछ VBE लगाया, DC वोल्टेज लगाई पहले, और यहाँ पे मेरा VCC था, इसमें ये मैंने VBE लगाया, और VBE वैल्यू मान लीजिए मेरी इतनी थी कुछ, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो करंट आ रहा था वो इतना आ रहा था। ठीक है भाई, ये करंट आ रहा था यहाँ से। अब मैंने बोला अगर मान लीजिए मैं इसको चेंज कराऊँ, यहाँ पे एक सिग्नल लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे एक सिग्नल लगा दूँ तो सिग्नल लगाने से क्या होगा बताओ जरा, यहाँ की और यहाँ की जो वोल्टेज है बी और एमीटर, बेस और एमीटर के बीच की वोल्टेज जो है वो वेरी करेगी। क्या करेगी? वो वेरी करेगी। एक डीसी वैल्यू तो इसके बाद है ही, ये डीसी वैल्यू, इसके अबाउट मैंने ये सिग्नल इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, तो टोटल वोल्टेज जो बनेगी वो कभी बढ़ेगी VB से, जो VB पहले सेट किया था आपने। VB नोट ले लो पहले, जो VB नोट आपने पहले सेट किया हुआ था डीसी वोल्टेज, उसके ऊपर आपने क्या किया, एक सिग्नल को सुपर इम्पोज कर दिया। तो जब सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, देखो पहले VB नोट पहले से था, आपने पहले डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रखी थी VBE नोट, अब उस पर क्या कर दिया आपने एक सिग्नल को उसमें ऐड कर दिया। अगर मैं सिग्नल और सिग्नल मेरा कुछ इस तरह का जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा नहीं है, मैंने जानबूझ के एम्पलीट्यूड ज्यादा नहीं रखा, मैं बताऊंगा क्यों। अगर मैं सिग्नल में ऐड करूंगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट मेरा ये सिग्नल इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। ऐड होने का मतलब क्या है, कुछ इस तरह का बनेगा रिजल्टेंट सिग्नल। सही बात है, क्योंकि जो जीरो वाला पॉइंट है उसमें इतनी वैल्यू हाइट, इतनी हाइट ऐड हो जाएगी, और जो पीक वाला पॉइंट है उसमें इसकी ये हाइट ऐड हो जाएगी, तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि VB की वैल्यू फ्लक्चुएट करने लग जाएगी एक रेंज के अंदर। अगर मैं DC वैल्यू में सिग्नल को ऐड करूंगा, ये मेरी DC वैल्यू थी, इसमें मैंने सिग्नल को ऐड कर दिया। अब जरा देखते हैं कि करंट पे क्या फर्क पड़े। तो जरा देखिए करंट पे क्या फर्क पड़े। करंट की रेंज क्या है, मैं इधर बना देता हूं। इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग करंट कहां पे है, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग करंट यहां पे है। सही बात है, करंट की हाइट इतनी है। जब ये वोल्टेज मेरी पीक पे आएगी, ये पीक पे आएगी जब मेरी VB वोल्टेज, तो करंट कहां पे आएगा बताओ, करंट भी मेरा पीक पे आ जाएगा। सही बात है, और जब वापिस वोल्टेज मेरी 0 पे आएगी तो करंट कहां पे आएगा बताओ, करंट वापिस 0 पे आ जाएगा। मतलब इस तरह का होगा करंट, इस तरह का होगा। सही बात है। अब बताइए जब मेरा नेगेटिव पीक पे आएगा तो करंट कहां पे होगा, करंट मेरा नीचे आएगा। तो इस तरह का करंट आएगा। अगर इस तरह चेंज होगा तो इस तरह करंट चेंज होगा मेरा। फ्रीक्वेंसी सेम होगी, मैंने थोड़ा सा गैप ज्यादा दिखा दिया, यहाँ पे गैप बिल्कुल कम है, यहाँ पे मैंने थोड़ा ज्यादा दिखा दिया। असल में जिस टाइम ये 0 है उस टाइम ये है, और जिस टाइम ये वापिस 0 है उस टाइम ये है। इसका मतलब ये जो गैप है और ये जो गैप है क्या है, दोनों सेम। बिकॉज जितना टाइम यहाँ पे है उतना टाइम यहाँ पे रहेगा ना, 0 से वापिस 0 पे आ
रहा है ये, मतलब वीबी नोड से वीबी नोड वापस वीबी नोड पे आ रहा है, तो ये भी आईसी नोड से वापस आईसी नोड पे आएगा। इसका मतलब ये जो इंटरवल है और ये जो इंटरवल है वो क्या है, सेम होना भी चाहिए, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी, ठीक है, और इस तरह का करंट आएगा। और आप देख सकते हो करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अगर मैं सेम ये सिग्नल यहां पे लगाता, यहां पे अगर मैं सुपर इम्पोज करता, सेम सिग्नल को यहां पे सुपर इम्पोज करता तो क्या दिक्कत आती बताओ? तो जो मेरे करंट में जो बदलाव आता वो ज्यादा ना आता, करंट में जो चेंज आएगा उसकी जो हाइट है वो ज्यादा नहीं आती। देखो आप, करंट में जो चेंज आएगा वो ज्यादा नहीं आएगा। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? कुछ इस तरह का है, करंट की हाइट में ज्यादा बदलाव नहीं है। मतलब देखो पीक वैल्यू है, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये लाइन आएगी, लोअर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये लाइन आएगी, तो एक तरह से इतनी रेंज में रहता है। जबकि यहाँ पे अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो करंट में जो चेंज आएगा वो ज्यादा आएगा, और अगर करंट में ज्यादा चेंज आएगा तो आउटपुट वोल्टेज में ज्यादा चेंज आएगा। यहाँ पे जरा यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगी, यहाँ पे वोल्टेज आएगी VCC माइनस IC नोट RC। अगर DC करंट है तो ये, अगर कांस्टेंट करंट आ रहा है IC नोट तो उससे ये वोल्टेज आएगी V नोट। अब मान लीजिए मैं इसमें चेंज करूं तो कितना चेंज मेरा IC में आ रहा है वो डिसाइड करेगा कि आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंज आ रहा है। जरा देखिए, अगर मैं मान लीजिए मेरा करंट में IC नोट में चेंज आ रहा है डेल्टा IC का, तो इनटू RC बन जाएगा, सही बात है। आउटपुट वोल्टेज मेरी ये बन जाएगी। अगर करंट में चेंज आ रहा है डेल्टा IC, तो अब आप मुझे बताओ चेंज इन आउटपुट कैसे निकालेंगे? चेंज इन आउटपुट दिस वोल्टेज माइनस दिस, या दिस वोल्टेज माइनस दिस कर दो, कोई भी कर दो, तो क्या आएगा? चेंज इन आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा? माइनस डेल्टा IC इनटू RC। इसको फाइनल मान लो, इसको इनिशियल मान लो। इसका मतलब जो आउटपुट में चेंज है वो कौन डिसाइड कर रहा है? चेंज इन करंट। और चेंज इन करंट यहाँ पे ज्यादा है कि यहाँ पे ज्यादा है? इस पॉइंट पे, इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे ज्यादा है, ऑब्वियसली ऊपर वाले पॉइंट पे ज्यादा है। इसका मतलब जो ऑपरेटिंग पॉइंट होना चाहिए मेरा ये यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इससे आउटपुट में जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा बड़ा आ रहा है। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑपरेट करूँ। अब आप एक हेडिंग डालिए, कंसेप्ट ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस। कंसेप्ट ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस, कंसेप्ट ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस। तो खैर सुनिए, मैंने बताया कि यहाँ पे बेहतर आप ज्यादा ले पाओगे, यहाँ पे कम गेन ले पाओगे। तो अब आप लिखिएगा, अब आप हेडिंग डालिए कंसेप्ट ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस। जब देखिए कंसेप्ट ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस, बी इनिशियल क्या है इसमें सर? क्या चीज, क्या कह रहे हैं? डेल्टा वी नॉट क्या है? बी फाइनल माइनस इनिशियल भी है। हाँ जी, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है सर। अब आप लिखिए कंसेप्ट ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस और ब्रेक, उसके ब्रेक में कर देना GM, ट्रांस कंडक्टेंस GM। अब देखिए ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है वो जरा देखते हैं। ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है? देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है IC वर्सेस VB, मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पे जो स्लोप है, इस पॉइंट पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स का स्लोप है और इस पॉइंट पे जो स्लोप है, कौन सा ज्यादा है? ऊपर वाला। स्लोप ज्यादा होने का क्या मतलब है? अगर इसमें जो चेंज कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा चेंज यहाँ पे आएगा। y और x का स्लोप ऐसा नहीं होता, y इज इक्वल टू mx। मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप जो होगा वो क्या होगा? y बाई x, मतलब चेंज इन आउटपुट बाई चेंज इन दिस y बाई चेंज इन x। अगर स्लोप ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर x में चेंज कर दो, कोई कॉरस्पॉन्डिंग चेंज x में किया आपने, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में चेंज क्या आएगा? ज्यादा आएगा, तभी तो स्लोप बढ़ेगा। तो यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, IC में चेंज बड़ा है, VB में अगर हल्का सा चेंज करूंगा IC में बड़ा चेंज आएगा। यहाँ पे स्लोप ज्यादा है और यहाँ पे स्लोप कम है, और इसी स्लोप को हम बोलते हैं GM। इस लाइन का जो स्लोप होगा उसी को हम बोलते हैं GM, ट्रांस कंडक्टेंस। निकाले कैसे इस स्लोप को? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी IC इज इक्वल टू IS e की पावर VBE अपॉन ईटा VB। -1 को चलो मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि VB अच्छा खासा लार्ज है। अब बताइए DIC अपॉन DVBE, स्लोप निकाल दो इसका। डेरिवेटिव ऑफ IC विद रिस्पेक्ट टू VBE, क्या स्लोप आएगा बता दो? वो आएगा IS e की पावर VBE अपॉन ईटा VT इनटू 1 अपॉन में ईटा VT। सही बात है। अब बताइए ये वापस क्या बन गया? ये तो वापस IC बन गया, ये तो वापस से IC ही बन गया, क्या कहते हो? तो और ये क्या बन गया? ये बन गया GM। सो GM इज इक्वल टू
IC अपॉन ईटा V, GM इज इक्वल टू IC अपॉन ईटा V। ये मेरा ट्रांस कंडक्टेंस होगा, और जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा आपका गेन आएगा, उतना ज्यादा गेन देगा एम्पलीफायर, उतना ज्यादा चेंज आएगा यहाँ पे, उतना ज्यादा आउटपुट में चेंज आएगा, उतना बड़ा गेन होगा। समझ रहे हो? तो ये है मेरा ट्रांस कंडक्टेंस IC अपॉन ईटा V, IC अपॉन ईटा V इज कॉल्ड GM। ठीक है भाई, ये मेरा GM है, ट्रांस कंडक्टेंस। जितना ज्यादा बड़ा मेरा GM होगा उतना ज्यादा मैं गेन ले सकता हूँ। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, मैं इसको रब कर रहा था। ठीक है सर, IC अपॉन ईटा मतलब I इज जैसे DC में ये IC नहीं है, अच्छा उसको ये वापस IC था, उसको पुट कर दिया मैंने, IC अपॉन ईटा V। ठीक है भाई, और आप देख सकते हैं इसकी यूनिट जो आएगी वो मो में आएगी। ठीक है, इसीलिए इसको मैंने ट्रांस कंडक्टेंस बोला। ठीक है, आगे बढ़ेगा। तो मैंने बोला जितना बड़ा ट्रांस कंडक्टेंस होगा उतना ज्यादा आप गेन ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट जरा देखिए। तो मैंने एक और चीज सीखी, मैंने सीखा कि पहले गेन लेने से पहले एम्पलीफायर को क्या करना पड़ेगा, बायस करना पड़ेगा। एक्टिव रीजन में बायसिंग करनी पड़ेगी, मुझे पहले डीसी सप्लाई लगानी पड़ेगी बेस और एमीटर के बीच, और कलेक्टर के ऊपर भी एक बैटरी लगानी पड़ेगी। समझ आ गई? तो चलिए जरा देखिए, तो हेडिंग डालिए बायसिंग, बायसिंग ऑफ बीजेटी। बायसिंग सर्किट देखते हैं, बायसिंग कैसे करते हैं, बायसिंग देखते हैं। अब जरा देखिएगा, बायसिंग ऑफ बीजेटी, हमें बायसिंग देखनी पड़ेगी, बायसिंग सर्किट समझने पड़ेंगे कि बीजेटी को बायस कैसे करते हैं। ठीक है, उसको एक्टिव रीजन में पहले लाना पड़ेगा। ठीक है, जरा देखिए, उसके कई सारे सर्किट हैं, कई सारे तरीके से हम सर्किट बनाएंगे। जरा देखिएगा, मैं कुछ सर्किट बना रहा हूँ, फिर उनका एनालिसिस करना है। देखो, डिफरेंट सर्किट पे हम क्यों जाएंगे, इस बायसिंग के अलग अलग सर्किट्स होंगे, देखना उसका एक रीजन। जैसे कि देखिए, अगर मैं बोलूँ मान लीजिए मेरे पास एक बीजेटी है और मैंने इसको इस तरह से बायस कर रखा है, यहाँ पे मैंने कुछ वोल्टेज लगा दी, डीसी वोल्टेज। बायसिंग का मतलब सिर्फ डीसी लगानी है। अब एसी तो तब लगाऊंगा जब एक बार पूरी तरह बायस हो जाएगी, एक बार एम्प्लीफिकेशन के लिए तैयार हो जाए, एक बार एक्टिव रीजन में आ जाए, उसके बाद मुझे क्या लगाना है, इसके ऊपर सिग्नल लगाना है। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे मेरी VCC है, ये मेरा VBB है, इसको VBB बोलिए, VBE मत बोलिए। क्यों मत बोलिए? क्योंकि बेस और एमीटर के बीच नहीं है, इसलिए मैंने इसको VBE नहीं बोला। सिमिलरली इसको VCE मत बोलिए, क्योंकि ये कलेक्टर और एमीटर के बीच नहीं। समझ आया? तो इस तरह बनेगा, दिस इज RC, दिस इज RB। ये एक सर्किट है, बायसिंग सर्किट। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे एक वोल्टेज आ जाएगी, एक DC वोल्टेज आ जाएगी। सही बात है। और उसके बाद अगर मैं इसके ऊपर सिग्नल को लगाऊंगा तो यहाँ पे उस सिग्नल का असर भी आएगा। यहाँ क्या करें, हालांकि वो सिग्नल डायरेक्ट ही नहीं आएगा यहाँ पे, वो थोड़ा बहुत ड्रॉप हो गया आएगा इसमें, पर जो भी है आएगा तो सही ना। यहाँ पे सिग्नल VB कम या ज्यादा तो होगा ना। फिलहाल तो चलो देखो, अगर मैंने कांस्टेंट वोल्टेज लगाई है तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट वोल्टेज आएगी। सही बात है, क्योंकि ये लूप तो काम करेगा ना, ये फोर्ड बायस नहीं हो जाएगा PM जंक्शन, ये फोर्ड बायस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज आएगी, और मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि वोल्टेज क्या होगी, 0.7। अगर ये कंडक्ट कर रहा है, अगर ये कंडक्ट कर रहा है ये जंक्शन, तो मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ, डायोड ही तो है यार। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि 0.7 का ड्रॉप देगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये लूप काम करेगा, और यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज आएगी 0.7 वोल्ट, मतलब 700 मिली वोल्ट। डीसी इस वोल्टेज की वजह से 700 मिली वोल्ट हमने अचीव कर लिया। ये जंक्शन मेरा फोल्ड बायस हो गया। ठीक है जी, अब ये जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस। मान लीजिए 0 वोल्ट है, अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ की वोल्टेज बताएंगे आप, यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी, इस पॉइंट। अगर 0 यहाँ पे तो यहाँ पे 0 होगी, और -2 प्लस चलूंगा तो क्या होगी, वोल्टेज जुड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी, 0.7। तो इसका मतलब यहाँ की वोल्टेज एटलीस्ट 0.7 से क्या होनी चाहिए, कम नहीं ज्यादा। ये PN है ना, NPN है, तो ये जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस। और ये क्या होना चाहिए, फोर्ड बायस। तो ये तो फोर्ड बायस कर दिया, अब रिवर्स बायस होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ की वोल्टेज इससे क्या होनी चाहिए, कलेक्टर वाली वोल्टेज बेस से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने VCC लगा दिया। समझ आया कि कुछ इतना VCC लगाओ सो दैट यहाँ की वोल्टेज इससे ज्यादा ही रहे।
तो एक तरह से मैंने इसको कौन से रीजन में ले आया, मैं इसको पहले एक्टिव रीजन में ले आया। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, अगर ये एक्टिव रीजन में आ गया उसके बाद मैं यहाँ पे सिग्नल लगाऊंगा, समझ आ गई? उसके बाद ये एम्पलीफिकेशन की तरह काम करेगा। तो खैर मैं अभी सिग्नल वाला पार्ट छोड़ रहा हूँ, वो बाद में देखेंगे। पहले हम बायसिंग सर्किट को ही एनालाइज करेंगे। पहले हमें बायसिंग सर्किट्स को ही एनालाइज करना होगा कि भाई कैसे हम निकालते हैं, बायसिंग सर्किट्स को ही देखना होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट तरह देखिए, तो एक सर्किट है मेरा ये बायसिंग सर्किट, एक और भी है। मैं इस तरह से भी बना सकता था, ये भी मेरा एक सर्किट है। दिस इज VCC, दिस इज VBB, RB, RC, RE, ये भी एक बायसिंग सर्किट है। मैंने DC सप्लाई यहाँ पे लगाई है, तो उससे भी यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगी, 0.7 आप अज्यूम कर लो DC वोल्टेज आएगी, और उसके बाद मैं इस पे सिग्नल ऐड कर सकता हूँ, ये भी एक बायसिंग सर्किट है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जरा देखिए, ये भी एक बायसिंग सर्किट है। आप बोलोगे सर इससे तो क्या होगा, सर देखो, इससे बेस और कलेक्टर, बेस और कलेक्टर के बीच की वोल्टेज क्या रहेगी बताओ, सेम। इसका तो डिफरेंस क्या रहेगा इनके बीच में, जीरो। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस तो कभी नहीं होगा, समझ रहे हो? अगेन ये एक्टिव रीजन, ये एज पे बैठा है, एक्टिव रीजन, ये एक्टिव रीजन के एज पे बैठा है। देखो एक्टिव रीजन क्या था बताओ जरा, एक्टिव रीजन का ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और ये जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स। अब ये फॉरवर्ड भी नहीं है, अगर रिवर्स नहीं है तो ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस भी नहीं है। आप याद करो ना, PN है ये, तो ऊपर वाला क्या बनेगा, NPN ट्रांजिस्टर नहीं है। अब ये जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए, NP वाला जंक्शन ये रिवर्स बायस होना चाहिए, और PN क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस। तो ठीक है, ये तो चलो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि करंट इधर से इधर आएगा, तो ये तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये रिवर्स बायस होना चाहिए। अब चलो रिवर्स तो नहीं है इस केस में, क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस होने के लिए N की जो वोल्टेज है वो P से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब ज्यादा तो नहीं है, ये तो शॉर्ट कर रखा है, इसका मतलब क्या होगी वोल्टेज, सेम होगी। इसका नहीं, दोनों के बीच की वोल्टेज डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। अब फॉरवर्ड बायस तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, रिवर्स भी तो नहीं सॉरी रिवर्स बायस नहीं है, तो कोई बात नहीं, रिवर्स नहीं है तो फॉरवर्ड भी तो नहीं है। इसका मतलब ये एज पे बैठा है, अभी भी एक्टिव रीजन नहीं है, बट ये जस्ट एज पे बैठा हुआ, बिल्कुल एज पे बैठा हुआ, ठीक है। ये अभी सैचुरेशन में आया नहीं। सैचुरेशन कब होता था, याद करो आप, दोनों जंक्शन क्या हो जाए, अगर फॉल्ट बायस हो जाए तो कौन सा रीजन था, सैचुरेशन। बताया था क्या मैंने, चलो कोई बात, मतलब एक्टिव जंक्शन के एज पे बैठा है, एक्टिव रीजन के एज पे बैठा है, तो ये भी एक बायसिंग सर्किट है। एक और एक तरह से क्रिटिकल कंडीशन ही बोल सकते हैं। हाँ जी, ये भी एक बायसिंग सर्किट है। ये भी एक बायसिंग सर्किट है। तो बहुत सारे बायसिंग सर्किट पॉसिबल हो सकते हैं, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस, ये सबसे बेहतर है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इतने डिफरेंट बायसिंग सर्किट क्यों पढ़ते हैं, इतने डिफरेंट बायसिंग सर्किट क्यों पढ़ते हैं। ये बायसिंग सर्किट अच्छा है, ये भी अच्छा है, हम इतने डिफरेंट बायसिंग सर्किट क्यों पढ़ते हैं, जरा देखो प्रॉब्लम कहां पे, प्रॉब्लम कहां पे, जरा देखिए प्रॉब्लम है इसके ऑपरेटिंग पॉइंट में। अब ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होगा वो जरा देखिए, प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग पॉइंट पे। आपका ऑपरेटिंग पॉइंट ऑलवेज एक्टिव रीजन में रहना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, वो जरा समझते हैं कि क्या ऑपरेटिंग पॉइंट है और कौन सा सर्किट बेहतर है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कुछ डिफरेंट चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आप साथ साथ हेडिंग डाल दीजिए, ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट बीजेटी का ऑपरेटिंग पॉइंट देखते हैं, बायसिंग सर्किट्स में ही आएगा वो, बायसिंग और बीजेटी में ही आएगा कि ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ऑपरेटिंग पॉइंट देखें कैसे निकालते हैं। तो इसी ऑपरेटिंग पॉइंट में मैं आपको दोनों रीजन वो भी बताने वाला हूं, सैचुरेशन एंड कट ऑफ, क्योंकि जब तक हमें तीनों रीजन के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा,
ठीक है, तो हमने एक्टिव तो देख लिया भाई, एक्टिव रीजन कौन सा था बताओ? जब एक जंक्शन फोर्ड बायस हो और एक रिवर्स, और कौन सा फोर्ड बायस होना चाहिए? एमिटर बेस जंक्शन आपका फोर्ड बायस होना चाहिए और बेस कलेक्टर जंक्शन आपका रिवर्स बायस होना चाहिए, तब आपका ट्रांजिस्टर जो होगा वो एक्टिव रीजन में होगा, ठीक है भाई। और उसी रीजन में एम्पलीफायर की तरह काम करना, और उसके लिए हमें बायसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एक और रीजन होता है, कौन सा? सैचुरेशन रीजन, ठीक है। ऑपरेटिंग पॉइंट जो होगा वो तीनों रीजन में लाई कर सकता है भाई। ऑपरेटिंग का मतलब कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है ट्रांजिस्टर, कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहा है। तो एक्टिव रीजन का तो मैंने बता दिया कैसे चेक करते हैं। अगर एक जंक्शन फोर्ड बायस है दूसरा रिवर्स बायस है, तो इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट आएगा वो कौन से रीजन में आएगा? एक्टिव रीजन, ठीक है। उसका एग्जैक्ट वैल्यू कैसे हम निकालते हैं कि कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, एक्टिव रीजन में कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, वो देखेंगे। दूसरा एक और होता है, सेम वही ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में भी ऑपरेट कर सकते हैं अगर मैंने छेड़छाड़ कर दी तो उसके साथ, और वही ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में भी ऑपरेट कर सकता है अगर मैंने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। मतलब मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट सैचुरेशन रीजन में भी जा सकता है और कट ऑफ रीजन में भी जा सकता है। अब जरा दोनों को समझते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट में पहले दोनों को समझते हैं, एक सैचुरेशन रीजन और एक कट ऑफ, पहले उसको भी देखते हैं क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे थोड़ा सा। तो जरा देखिएगा सैचुरेशन रीजन क्या चीज, और हम निकालते कैसे हैं सैचुरेशन रीजन। मान लीजिए मेरे पास ये ट्रांजिस्टर है और मैंने यहाँ पे VBE वोल्टेज लगा, VBE बेस और एमिटर के बीच लगा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? VBE। और यहाँ की वोल्टेज को मैंने बोल दिया VCE। क्यों भाई इसको VCE क्यों बोला मैंने? कलेक्टर और एमिटर के बीच VCE। यहाँ की वोल्टेज आएगी VBE और यहाँ की वोल्टेज आएगी VCE। मतलब जो NPN ट्रांजिस्टर है, P पे VBE है, N पे 0 है, और इस N पे कितना है? VCE, और इस P पे कितना है? VBE। अब मुझे क्या करना है? मुझे सैचुरेशन रीजन में लाना है, तो सैचुरेशन रीजन में ये भी फोर्ड बायस होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए? फोर्ड बायस होना चाहिए। अब ये फोर्ड बायस कब होगा? जब VBE मेरा क्या हो जाए? 0 से इधर 0 ना, VBE जब मेरा 0 से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, P पे हायर होनी चाहिए ना, इसका मतलब VBE should be greater than 0, ठीक है भाई। VBE को लिख सकता हूँ VB minus VE should be greater than 0, सही बात है। और VE एमिटर की वोल्टेज क्या रखी हुई है मैंने? 0। इसका मतलब VB should be क्या होना चाहिए? अगर मेरी बेस की वोल्टेज 0 से बड़ी है तो मैं बोलूंगा कि ये जंक्शन मेरा क्या है? फोर्वर्ड बायस, सही बात है। दूसरा ये भी फोर्वर्ड बायस होना चाहिए। अब ये फोर्वर्ड बायस कब होगा? VBE ग्रेटर हो जाए किससे? P पे ग्रेटर हो जाए N से। N क्या है बताओ जरा? VCE। तब ये जंक्शन भी क्या हो जाएगा मेरा? फोरवर्ड बायस। और बताओ इसमें क्या बनेगा? VBE का मतलब VB minus VE should be greater than VC minus VE, सही बात है। VE से VE कट गया, इसका मतलब VB should be क्या होना चाहिए? Greater than VC। VB should be greater than VC, ठीक है भाई। VB should be greater than VC। अगर ऐसा हो गया कि बेस की वोल्टेज कलेक्टर की वोल्टेज से बड़ी होगी तो मैं बोलूंगा कि ये जंक्शन भी क्या हो जाएगा आपका? फॉरवर्ड बायस। ये जंक्शन भी आपका फॉरवर्ड बायस होगा, क्लियर है भाई। तो दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहेंगे। VB ग्रेड पॉजिटिव होना चाहिए और VB बड़ा होना चाहिए VC से, ठीक है। तो दोनों जंक्शन आपके फॉरवर्ड बायस रहेंगे। और कौन से रीजन में आ जाएगा? सैचुरेशन रीजन। अब सैचुरेशन रीजन में आपकी जो रिलेशन आपने बनाई थी, जो फॉर्मूले आपने आए थे, कौन कौन से फॉर्मूले? IC is equal to बीटा टाइम्स ऑफ IB, IE is equal to 1 plus बीटा टाइम्स ऑफ, ठीक है। अच्छा दूसरा IS क्या होता है? सॉरी IC क्या होता है? IC is equal to IS e की पावर VB। ये सब होल्ड नहीं करेंगे भाई, ये सब होल्ड नहीं करेंगे अब, ठीक है। तो अब कौन सा होल्ड करेगा पता नहीं। अब मुझे, अब मैंने ये फॉर्मूले बनाना नहीं चाहता। सैचुरेशन रीजन में कलेक्टर करंट, बेस करंट, एमिटर करंट कुछ डिफरेंट आएगा, ठीक है। जरा देखिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको, क्योंकि आपको मैं ज़्यादा फिजिक्स नहीं समझा सकता बिकॉज आपको कुछ बेसिक नहीं पता अभी, ठीक है। बिकॉज आपको EDC पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। मान लीजिए NPN ट्रांजिस्टर, ये एमिटर है, ये बेस है और ये क्या मेरा कलेक्टर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जंक्शन मेरा फॉरवर्ड बायस है, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है।
इसका मतलब इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे, और क्योंकि हाईली डोप्ड है तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इधर से इधर क्या जाएंगे, होल। ठीक है भाई। अब दूसरा ये जरा देखिए, आज दोस्तों जरा देखिए आप, तो ये जंक्शन फोल्ड बायस है। अगर ये फोल्ड बायस है तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे और होल इधर से इधर आएंगे, सही बात है। अब जरा देखिए ये जंक्शन भी तो फोल्ड बायस है। यहां पे मैंने एक बैटरी लगा रखी है, बट कलेक्टर की वोल्टेज बेस से क्या है, कम है। मान लीजिए इसको मैं 0 बोल दूं और मैं बोलूं ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो आप बताओ अगर ये 0 तो ये कितने पे रहेगा, 10 पे, और ये कितने पे रहेगा, 5 पे। तो 10 वाला ज्यादा है ना 5 से, इसका तो ये जंक्शन क्या रहेगा, फोल्ड बायस। अगर फोल्ड बायस रहेगा तो N से क्या आएंगे, अगेन इलेक्ट्रॉन आएंगे और होल इधर जाएंगे, क्या कहते हैं। लेकिन ये जो है ये इसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा डोप है, ज्यादा डोपिंग है ना इसमें, तो इसलिए ज्यादा होल उधर जाएंगे। समझ आया मेरा पॉइंट। अब सुनिएगा, मैंने बोला कि ये जंक्शन जो, ये बीच वाला रीजन जो है ये क्या रहना चाहिए, फॉरवर्ड, ये न्यूट्रल रहना चाहिए। मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन इधर से आए और 70 इलेक्ट्रॉन इधर से आए, ऐसा अज्यूम कर लो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ गए, 170। तो इसका मतलब बेस से क्या आना चाहिए, या तो बेस से इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए 170, सो दैट ये न्यूट्रल है। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके होल उधर चले गए। कितने होल गए, मान लीजिए 10 होल इधर चले गए और 2 होल इधर आ गए, तो कितने चले गए होल, 12 होल और निकल गए। तो इसका मतलब कुछ तो नेगेटिव चार्ज आ गया और कुछ इसका पॉजिटिव बाहर निकल गया। इसका मतलब अल्टीमेटली कितने चार्ज की कमी आ गई यहाँ पे, नेगेटिव कितना आया इसके ऊपर, 170। भाई जैसे एक तरह से आप ये बोलो कि मेरे पास पहले मैं न्यूट्रल था, मेरे पास किसी की उधारी नहीं थी, मैं न्यूट्रल था। अब क्या हुआ, या फिर मेरे पास मान लीजिए 1000 रुपए थे मेरे पास पहले, अपने खुद के 1000 रुपए थे। अब मेरे को किसी ने 170 दे दिए और मेरे से 12 ले लिए। मतलब मैं दूसरे सेंस से समझा रहा हूं, ऐसे थोड़ा बात नहीं बनेगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जरा देखिए, मैंने बोला कि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन और होल न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था। अब इसके ऊपर 170 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब 170 नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और 12 इसका पॉजिटिव निकल गया। इसका अगेन उनकी वजह से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, एफिशिएंसी होगी ना 12 की। तो इसका मतलब 12 ये और 170 ये कितना बना टोटल, 182 की कमी आ गई। इसका मतलब 182 नेगेटिव आया, ध्यान रखिएगा। तो 182 इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड। अब तो बहुत ज्यादा हो गया फिर तो इसका मतलब, इस बार तो बेस करंट वेरी लार्ज है। अब सैचुरेशन रीजन में ऐसा ही कुछ होता है, सर होल होगा ना, 182 होल प्रोवाइड, मे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, आप ये कह सकते हैं 182 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट। इसका मतलब बेस करंट लार्ज होगा, क्या कहते हैं, बेस करंट लार्ज होगा इससे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सोलर न्यूट्रल है। अच्छा, कलेक्टर करंट जरा देखिए। अब ये जंक्शन फोल्ड बायस है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, होल इधर से इधर आएंगे, तो टोटल करंट ये भी क्या होगा फिर, ये भी मतलब अलग होगा, डिफरेंट होगा पिछले केस के कंपैरिजन में। और इसका जो फॉर्मूला होगा कलेक्टर करंट का, वो पिछले वाला होल्ड नहीं करेगा, और जितने भी पिछले वाले सारे फॉर्मूले थे वो अब कोई भी होल्ड नहीं करेगा। समझ आ गई। तो एक्टिव सैचुरेशन रीजन में एक्टिव वाले फॉर्मूले होल्ड नहीं करेंगे, कुछ इस तरह से करंट फ्लो करेगा। मैंने रफ सा आइडिया दिया आपको, ठीक है। ज्यादा डेप्थ स्टडी हम ईडीसी में करेंगे इसकी, ठीक है। फिलहाल मेरे साथ इतनी जानकारी रखिए। करंट की डायरेक्शन ऊपर जाएगी ना सर, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही होगी, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे थे। और इसमें बताओ, इसमें क्या होगा, इसमें अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन उधर चले गए तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी यहाँ पे, तो बाकी इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इधर, तो इसमें इधर से इधर जाएगा करंट। ये एमिटर करंट, से नीचे ये एमिटर करंट नीचे आएगा, सॉरी एमिटर करंट नीचे आएगा, ठीक है। एमिटर करंट नीचे आएगा, बेस से एंटर करेगा, लेकिन बेस करंट ज्यादा है इस बार, ध्यान रखिएगा। तो कलेक्टर करंट भी क्या होगा, बाहर आएगा, ठीक है। देखेंगे वो बाहर आएगा, वो डिपेंड करता है कि क्या डोपिंग है, क्या कुछ है, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो कुल मिला के अब रिलेशन सारी बदल जाएगी, अब रिलेशन सारी बदलेगी, समझ आ गई। चलिए, वो तो मुझे पता चल गया अभी सैचुरेशन रीजन में क्या होता है। तो अल्टीमेटली मेरी रिलेशन क्या बनेगी, अगर मुझे करंट वोल्टेज या उनकी रिलेशन बनानी हो तो मैं कैसे बनाऊँ रिलेशन। मैं रिलेशन नहीं बनाऊंगा यहाँ पे जरूरत नहीं है मुझे,
कलेक्टर करंट की या बेस करंट की या एमिटर करंट की मुझे जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है जरा देखिए, जरा देखिए मैं रखता हूं, देखिएगा मुझे कैसे पता चले कि मेरा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है, मुझे कैसे पता चले कि मेरा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है। जरा देखिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, जरा देखिएगा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे 10 वोल्ट है और 10 किलो ओम है, और यहां पे 1 किलो ओम है और 10 वोल्ट है, ठीक है। मैं यहां की वोल्टेज और यहां की वोल्टेज देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि यहां पे क्या वोल्टेज आएगी, यहां पे क्या वोल्टेज आएगी, और इसका बीटा दे रखा आपको 100। बीटा समझते हो ना, बीटा तो मैं अभी कल की क्लास में करवाया था, बीटा इज 100। चलिए अब आपको चेक करना है कि कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए, तो जब भी आप कोई रीजन देख रहे हो आप क्या माने, आप एक्टिव रीजन में मान के चले। एक बार मान के चले कि मेरा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम कर, मुझे पता नहीं है एक्टिव में है कि सैचुरेशन में है, मैंने अज्यूम कर लिया कि एक्टिव में। आप मुझे बताओ ये जंक्शन तो ऑलवेज काम करेगा, चाहे सैचुरेशन हो चाहे एक्टिव हो। P2N तो ऑलवेज करंट जाएगा, फोर्ड वाइज नहीं होगा, P2N बेस और एमिटर, तो ये तो ऑलवेज काम करेगा। क्या कहते हो, ये 10 वोल्ट ऐसे है भाई, ये लूप बन गया है एक तरह से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ये लूप नहीं बन गया ग्राउंड से वापस ऐसे, सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर करंट आएगा तो इसमें ड्रॉप भी आएगा, कितने का आएगा, ये डायोड है 0.7 वोल्ट का अज्यूम कर लूं, 0.7 वोल्ट का मैंने अज्यूम कर लिया कि ड्रॉप देगा। तो अब आप मुझे बताइए, और इसमें करंट कितना आएगा, इस करंट को मैं IB बोल देता हूं क्योंकि बेस में है तो IB करंट बोल देता हूं। अगर मैं KVL लगाऊं यहाँ पे तो क्या बनेगा बताओ जरा, 10 माइनस 10⁻³ into IB माइनस 0.7 इक्वल टू 0। यहाँ से चला 10, ये -2 प्लस चलूंगा तो जुड़ेगी वोल्टेज, अब उसमें ये ड्रॉप होगा क्योंकि करंट मेरा उधर से उधर है, तो ये प्लस बनेगा और ये क्या बनेगा माइनस। तो 10 माइनस 10⁻³ into IB माइनस 0.7, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा तो घटेगा, माइनस 0.7 इक्वल टू 0। यहाँ से IB की वैल्यू बताता है 9.3 मिली एम्पियर, 9.3 मिली एम्पियर आ गया मेरे पास IB। अच्छा यहाँ की वोल्टेज क्या आई मुझे बताएंगे, जरा देखो यहाँ पे 0 वोल्टेज, अगर 0 है तो इधर से इधर चलने की सोचो, -2 प्लस चलोगे तो वोल्टेज जुड़ नहीं जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ की वोल्टेज क्या बनेगी 0.7 वोल्ट। समझ आ रही, यहाँ की वोल्टेज बनेगी 0.7 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। अब सुनिए आगे बढ़ते हैं, मेरे पास IB आ गया, बेस करंट आ गया, तो मुझे बताओ ये कलेक्टर करंट क्या आएगा, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, बीटा से, बीटा माने 100 से मल्टीप्लाई करो तो बताओ ये करंट कितना आएगा 0.93 एम्पियर आएगा। क्या कहते हो 0.93 एम्पियर आएगा, चेक करके देखिए 100 से मल्टीप्लाई करो, कलेक्टर करंट क्या होगा बताओ जरा, बीटा टाइम्स ऑफ बेस करंट। मैं एक्टिव रीजन में अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला बीटा टाइम्स ऑफ बेस करंट, तो ये करंट आ गया 0.93 एम्पियर। अगर ये 0.93 एम्पियर है तो यहाँ की वोल्टेज बताइए क्या आएगी, यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी, यहाँ की वोल्टेज आएगी 10 माइनस 10 वोल्ट तो यहाँ पे ना, 10 माइनस 10 इंटू 10⁻³ इंटू 0.93, ये करंट आ जाए ड्रॉप नहीं आएगा, 10 वोल्ट यहाँ पे, उसमें से ये ड्रॉप माइनस कर दो, यहाँ की वोल्टेज आ जाएगी, तो बताओ यहाँ की वोल्टेज क्या है 10 माइनस, तो बहुत ज्यादा लार्ज है, कितना बताओ नेगेटिव वोल्टेज आएगी, कितनी नेगेटिव आएगी, कितनी नेगेटिव वोल्टेज आएगी बताइए, बोलो कितनी नेगेटिव आएगी 92 माइनस 9290 वोल्ट, तो कमाल हो गया, ठीक है, इतनी वोल्टेज आएगी यहाँ, सही है। अब मुझे बताओ यहाँ पे 0.7, यहाँ पे 0 वोल्ट, ये जंक्शन क्या है बताओ जरा, फॉरवर्ड बायस, P2N हो गया ना, NPN ट्रांजिस्टर है, तो P पे हायर है N के कंपैरिजन में, फॉरवर्ड बायस हो गया। अब बताओ, अब इधर देखो, इस P पे 0.7 है और इस N पे क्या है नेगेटिव वोल्टेज, अगेन ये भी क्या है आपको फॉरवर्ड बायस, वो तो चल गया। तो इसका मतलब पहले एक्टिव रीजन में मान के चलो, इन पॉइंट्स की वोल्टेज निकाल दो, इन पॉइंट्स की वोल्टेज निकाल दो, और जब एक बार आपके पास वोल्टेज आ जाए फिर उसको क्रॉस चेक करो कि मैंने एक्टिव रीजन में जो माना था क्या वो एक्टिव में ही है, ये एक्टिव में नहीं है,
ये आपका फॉरवर्ड बायस है और ये आपका कौन सा है, ये भी फॉरवर्ड बायस है। इसका मतलब कौन सा रीजन है, ये सैचुरेशन। सैचुरेशन। इसका मतलब जो आपने कैलकुलेशन की है वो क्या है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन किया वो तो बीटा टाइम्स करके किया ना, एक्टिव रीजन में मान के किया। आपने इस करंट को बीटा टाइम्स नहीं कर दिया आईवी का, आईवी बेस करंट किया था, उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई करके आपने कलेक्टर करंट निकाला। इसका मतलब जो कलेक्टर करंट है वो तो आपने एक्टिव रीजन में अज्यूम करके चले गए, समझ आया? तभी तो आपने कलेक्टर करंट निकाला। क्लियर है अभी? बीटा टाइम्स करके निकाला, एक्टिव रीजन में होता है ये फॉर्मूला। इसका मतलब आप वापस यू टर्न ले, ठीक है? इसका मतलब आप गलती कर बैठे हो, आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। मतलब आप इसको कौन से रीजन में मान के चलना पड़ेगा, सैचुरेशन। तो चलिए अब सैचुरेशन में फिर कैलकुलेशन कैसे करें, तो वो जरा देखिए सैचुरेशन में कैसे कैलकुलेशन करें। मैं रख रहा हूँ, जरा देखिए सेम क्वेश्चन वापिस आते हैं। मुझे पता चल गया भैया ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा। यहाँ पे 10 वोल्ट था और ये 10 किलो ओम था, यही था ना? और यहाँ पे आपका 10 वोल्ट था और ये 1 किलो ओम था। मुझे पता चल गया अब ये सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा, ठीक है जी? अब जरा देखिए, अब मुझे यहाँ की वोल्टेज में कैसे निकाला और यहाँ की वोल्टेज कैसे निकाला। यहाँ की तो मुझे पता, देखो सैचुरेशन रीजन में ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना, तो ये अपना इधर काम करेगा, सही बात है? करंट तो आएगा पीएन में, तभी तो फॉरवर्ड बायस होगा। और ये जंक्शन भी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। इसमें करंट इधर आना चाहिए, सही बात है? तो इसमें जो ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा, P2। ये भी एक डायोड ही तो है पीएन जंक्शन, तो 0.7 आना चाहिए इसमें ड्रॉप। और इसमें कितना आना चाहिए, इसमें भी 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आना चाहिए। क्या कहते हैं? तो अगर मान लीजिए यहाँ मैं 0 वोल्ट मान लूँ, ध्यान से देखना भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाद में लिखना। अगर मेरे यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी, यहाँ पे अगर 0.7 है तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी, 0.7 माइनस 0.7, यहाँ पे अगेन क्या आएगी, 0 वोल्ट। इसका मतलब सैचुरेशन रीजन में मैं ये कह सकता हूँ कि कलेक्टर पॉइंट और एमिटर पॉइंट दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 0। ऊपर भी 0 नीचे भी 0। इसका मतलब मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 0 है। इन दोनों को मैं शॉर्ट की तरह अज्यूम कर सकता हूँ, इन दोनों को शॉर्ट की तरह अज्यूम कर सकता हूँ कि शॉर्ट सर्किट पॉइंट। हालांकि करंट नहीं आएगा इसमें करंट नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये एक तरह से वर्चुअल शॉर्ट टाइप नहीं हो गया, आप इसको शॉर्ट मान सकते हो वोल्टेज के लिहाज से, करंट नहीं आएगा। कहीं आप सोचते कि शॉर्ट है तो करंट आ जाएगा डायरेक्टली, ध्यान ना। ये करंट और ये करंट सेम नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। ये करंट और ये करंट सेम नहीं बनेगा। हाँ, वोल्टेज के लिहाज से आप कह सकते हो कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा कलेक्टर और एमिटर के बीच का, वो क्या होगा, 0। समझ आया? आइडियली तो 0 होगा। थोड़ा जरा रुकिए, पॉइंट 0 नहीं लेके चलूंगा। मुझे एक बात बताओ जरा, 0.7 यहाँ पे और 0.7 यहाँ पे मैं कब लेता हूँ, जब इस जंक्शन में और इस जंक्शन में करंट क्या हो, सेम। डायोड के अकॉर्डिंग आपने लिखा है ना, ये तो ये पीएन जंक्शन, ये भी पीएन जंक्शन, तो एक तरह से ये भी डायोड है और ये भी क्या है, डायोड है। तो डायोड के हिसाब से आपने लिखा है कि 0.7 का ड्रॉप होगा। डायोड में जनरली 0.7 का ड्रॉप होता है। 0.7 का अगर दोनों डायोड में 0.7 का ड्रॉप होगा तो दोनों में करंट क्या आना चाहिए, सेम। भाई एक डायोड में 0.7 का ड्रॉप है, ठीक है, दूसरे में भी 0.7 का ड्रॉप है। तो इसका मतलब अगर मैं डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखूं तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही है, एक्सपोनेंशियल, क्या कहते हो, और दोनों में 0.7 का ड्रॉप है, तो करंट दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट हम जानते हैं कि इनमें सेम करंट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 0.7 है तो जरूरी नहीं है यहाँ पे 0.7 हो, समझ आया? तो जरूरी नहीं है यहाँ पे 0.7 हो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जनरली मैं बता दूं यहाँ पे 0.7 से थोड़ा कम होती है वोल्टेज, जनरली 0.5, 0.3 होती है, 0.4 होती है। अगर यहाँ पे 0.5 वोल्ट है तो यहाँ की वोल्टेज क्या बनेगी फिर बताओ, ये 0, ये 0.7, -2 + जुड़ जाएगा, ये 0.7 और 0.7 में से 0.5 माइनस कर दो तो क्या बनेगा, 0.2। इसका मतलब जो कलेक्टर और एमिटर के बीच की जो वोल्टेज होती है सैचुरेशन रीजन में, वो क्या लेते हैं जनरली हम 0.2 वोल्ट लेते हैं, समझ आया? जनरली 0.2 वोल्ट लेते हैं। क्लियर अभी? कलेक्टर और एमिटर के बीच की वोल्टेज जनरली हम 0.2 लेते हैं। हाँ जी सर, ये तो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि एमिटर बी रीजन जो है, एमिटर रीजन वो ज्यादा हेवली डोप्ड है और वो लाइटली डोप्ड है, कहीं ना कहीं डोपिंग का डिफरेंस है, इसलिए है। काइंड ऑफ आप ये कह सकते हो कि ज्यादा लाइटली और ज्यादा करंट हो गया इधर, ठीक है। तो मैंने बोला कि 0.2
तो वोल्ट का डिफरेंस हम लेके चलेंगे। कलेक्टर और एमिटर के बीच का जो सैचुरेशन रीजन में है जो डिफरेंस लेके चलेंगे वो कितना लेके चलेंगे? 0.2 वोल्ट का लेके चलेंगे। ठीक है भाई? हाँ जी। ये वाली रीजनिंग हमने पहले क्यों नहीं लगाई जब एक्टिव रीजन में काम कर रहे एक्टिव रीजन में तो फॉल्ट बायस था ही नहीं। थे? ठीक है ना, हमने एक्टिव रीजन में तो रिवर्स बायस था, करंट आ ही नहीं रहा था इसमें। ये जंक्शन तो रिवर्स बायस था, ये तो कलेक्टर की वजह से करंट आ रहा था, कुछ कलेक्ट कर रहा था, उसमें उल्टा कंसेप्ट था। इसमें तो जंक्शन ही फॉल्ट बायस हो गया। फॉल्ट बायस हो गया तो हम डायोड की तरह इसको ज्यूम कर सकते हैं, डायोड 0.5 0.7 का ड्रॉप देगा। ऐसा जस्ट एक असम्पशन है, मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको फिजिक्स नहीं पता इसकी फिजिक्स हम पढ़ेंगे, ईडीसी में ईसी वाले पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल वालों को जरूरत नहीं है, पढ़ना है तो आपकी मर्जी है भी। हाँ जी सर मैंने IC बीटा भी लिया था, मैं पीछे वो तो चेक करने के लिए आया था, वो हमने शुरू में अज्यूम कर लिया कि मान लो कि मेरा एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। सर उससे हमने VCE की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो सर जब VCE की वैल्यू नहीं, VC की वैल्यू निकाली, कलेक्टर वोल्टेज निकाली। सर अगर वो रिलेशन वोल्टेज निकली तो उसका वैल्यू बढ़ता है और ये सैचुरेशन नहीं, आपको चेक करने का तरीका ये है कि एक्टिव रीजन में मान के चलो और फिर क्रॉस चेक करो एक्टिव रीजन में निकाल लो। अगर क्रॉस चेक करने से भी एक्टिव रीजन बन रहा है, मतलब एक जंक्शन फॉल्ट बायस है, दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस है, अगर ऐसा आ रहा है क्रॉस चेक करने से तो इसका मतलब तो ठीक है, आपने एक्टिव माना था और एक्टिव में ही हुआ। लेकिन अगर एक्टिव में नहीं हो तो इसका मतलब दो ही रीजन हो सकते हैं, फिर तो कौन सा? या तो सैचुरेशन या फिर कट ऑफ। अब आप देख लो कि फॉल्ट बायस है कि रिवर्स बायस। अगर तो दोनों जंक्शन फॉल्ट बायस है तो इसका तो सैचुरेशन की तरफ जाओगा, फिर सैचुरेशन का पता चल जाएगा। कट ऑफ मैं बताऊंगा कैसे कट ऑफ चेक करते हैं। तो कुल मिला के मैंने बताया कि सैचुरेशन रीजन में हमें कलेक्टर और एमिटर के बीच की वोल्टेज क्या माननी है? 0.2। लेकिन अगर मान लीजिए आपको दे नहीं रखी वोल्टेज कि VC, इसको बोलते हैं VCE सेट, VCE सेट, सेट का मतलब सैचुरेशन, कलेक्टर और एमिटर के बीच की सैचुरेशन वोल्टेज जनरली कितनी है? 0.2। ठीक है भाई, इसको मैं ऐसा मानता हूं 0.2। ठीक है, कलेक्टर और एमिटर के बीच की सैचुरेशन वोल्टेज 0.2। अगर ये नहीं दे रखा क्वेश्चन में कि VCE सेट 0.2 है तो आप जबरदस्ती लेके मत चलिए इसको 0.2। ये तो तभी यूज कर रहे हैं जब दे रखा हो। अगर ना दे रखा हो तो कलेक्टर और एमिटर को हमें ऑलवेज क्या मान के चलना है? शॉर्ट। सैचुरेशन रीजन में हमें इसको शॉर्ट मान के चलना है। समझ आ गई? मतलब ये VCE क्या मान है बताओ जरा? VCE सेट हमें क्या मान है? 0 अंटिल अनलेस हमें गिवन ना हो कि VCE सेट जो है वो 0.2 है। समझ आ गई? 0 लेके चलना है। अगर मुझे VCE सेट नहीं दे रखा है, मान लीजिए सैचुरेशन में आ रखा है तो VCE सेट की वैल्यू 0 लेके चलनी है। अगर मुझे VCE सेट 0.2 नहीं दिया हो, समझ आ गई? ये आप ध्यान रखिए। है जी, आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट देखिएगा। तो मैंने बताया कि सैचुरेशन रीजन में हम वोल्टेज कैसे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं सैचुरेशन रीजन में, क्या कैसे हम, तो फिर करंट और वोल्टेज निकाले कैसे? फिर अगर सैचुरेशन रीजन मुझे पता लगा सैचुरेशन रीजन, अब अगर मुझे करंट या वोल्टेज निकालना तो कैसे निकालना, वो जरा देखिए कैसे निकालना। ठीक है, जरा देखिए। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ भाई, ये जंक्शन तो काम करेगा, आप जानते हो, चाहे सैचुरेशन हो जाए। तो इस जंक्शन की इक्वेशन लिख दो, केवीएल लिख दे, 10 माइनस 10⁻³ इंटू IB माइनस 0.7 इक्वल टू 0। सही बात है। तो यहाँ से IB की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से IB की वैल्यू क्या आएगी? 9.3 मिलियन। 9.3 मिलियन। ये तो जंक्शन ऑलवेज काम करेगा। अब आइए इस पे, मुझे बताओ इनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस मुझे पता है कितना है? 0.2। अगर मैं इसको 0 वोल्ट मान लूं तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी? यहाँ की वोल्टेज आएगी 0.2 वोल्ट। सही बात है नहीं? और ऊपर क्या है? 10, नीचे क्या है? 0.2। अब करंट निकलेगा। बीटा IB से नहीं निकालना आप करंट, अब इस तरह निकालना है करंट। नीचे वाली वोल्टेज मुझे पता है 0 है, ग्राउंड है ना, ये 0 है। तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी? 0.2, क्योंकि सैचुरेशन रीजन में काम कर रही है। तो अब बताओ यहाँ पे 0.2 वोल्ट है, ये 0.2 वोल्ट बन गई, ऊपर 10 है, तो बताओ करंट कितना आएगा? बताओ जी। 0.98 मिलीएम्पियर ये आएगा कलेक्टर करंट, और ये आएगा बेस करंट। अब जब देखो बेस करंट कितना ज्यादा है कलेक्टर करंट से। ठीक है, हाँ जी बताइए। तो एमिटर करंट क्या आएगा? फिर इन दोनों का सम कर दो, सिंपल है। यस सर। वो दिक्कत है, बताइए। समझ आया मेरा पॉइंट?
कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। सर पहले 0.93 आ रहा था करंट, अभी भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस में नहीं, अब 0.98 है। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो मैंने बोला कि इस तरह का ये करंट आएगा। तो हमने देखा कि सैचुरेशन रीजन में हम कैसे देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है जी। आई, हाँ जी, आई देखो ये एंटर कर रहा है, ये भी एंटर कर रहा है। केसीएल क्या कहता है? वो तो ऑलवेज होल्ड करेगा ना, केसीएल तो हमेशा होल्ड करेगा, चार्ज कंजर्वेशन रूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट हो रही है, करंट हो रहा है, ऐड कर दो आगे वाला करंट है। क्लियर है अभी? आप भूल गए? जरा देखिएगा, मैंने आपको बोला था, जरा सुनो, ये हैवीली डोप्ड है, ये थोड़ा लाइटली डोप्ड है। इसमें मैं प्लस प्लस लगा रहा हूँ, इसमें प्लस है और ये ऐसे। अब जरा देखिएगा, मैंने इसको फोल्ड बायस किया और इसको भी फोल्ड बायस कर दिया। जरा देखिए, ये 10 वोल्ट है, ये मान लीजिए 5 वोल्ट। जरा देखिएगा, ये जंक्शन फोल्ड बायस है, ये भी फोल्ड बायस है। अब क्योंकि ये हैवीली डोप्ड है तो इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर डिफ्यूज होंगे अगर फोल्ड बायस होगा। थोड़े बहुत होल भी आएंगे इधर, सही बात है। अच्छा, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन इधर गए और मान लीजिए 10 होल इधर आ गए। ये हैवी डोपिंग है ना, इधर इलेक्ट्रॉन की भीड़ बहुत ज्यादा है और इधर इलेक्ट्रॉन की भीड़ है ही नहीं, तो इसका इधर ज्यादा डिफ्यूज होगा। दूसरा जरा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जरा देखते हैं, यहाँ पे होल ज्यादा जाएंगे उधर, क्योंकि होल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन कम आएंगे, समझ आया? तो अब अल्टीमेटली अगर मैं देखो, मान लीजिए होल जा रहे मेरे 50 और इलेक्ट्रॉन आ रहे मेरे में 20, ऐसे मान, ठीक है, ऐसा जूम कर लेता हूं। तो अब आप मुझे ये बताओ, एमीटर में देखो कितनी डेफिशिएंसी आई एमीटर में? एमीटर में कितनी डेफिशिएंसी आई बताओ? 100 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 100 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, और कुछ होल आ गए तो होल की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? 110 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, तो 110 इलेक्ट्रॉन इधर से जाना चाहिए। ठीक है भाई, अब आते हैं इसमें क्या हुआ बताओ जरा? 100 इलेक्ट्रॉन आए और 20 इधर से आ गए, कितना हुआ? 120, और 50 ये और 10 ये 60 चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? 180। इसका मतलब 180 की डेफिशिएंसी, 180 इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेंगे, 180 इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेंगे। ठीक है भाई, अब जरा देखिए इसमें देखिए, ऑब्वियसली इसमें 70 हो गए, फिर देखो 180 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, 110 इधर चले गए, 70 इसमें जाएंगे, 70 इसमें जाएंगे या आएंगे? जाएंगे। 70 इसमें जाने चाहिए सर, जाएंगे 70 इसमें जाएंगे। आप सुनो भाई, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो कलेक्टर करंट किधर बनेगा? इधर बनेगा कलेक्टर करंट, और इधर क्या बनेगा? एमिटर करंट, और इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा बेस करंट। ठीक है भाई, तो आप जरा देखिएगा, मैं ये कह सकता हूँ नहीं, ये हर केस में होल्ड नहीं करेगा, ये फॉर्मूला हर केस में होल्ड नहीं करेगा, आपको जो लग रहा है, बिकॉज मैंने जो ये वैल्यूज ली है, ये मुझे पता नहीं ना एक्चुअल में कितनी है, ये तो मैंने ऐसे रफ आइडिया बना दिया। इस केस में तो ऐसा लग रहा है कि बेस करंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बेस करंट ऑलवेज ही बड़ा हो। ठीक है भाई, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यहाँ पे भी तो डिफ्यूज हुए, अब वो इलेक्ट्रॉन भी तो उधर जाएंगे, आप ही कह सकते हो ना, वो इलेक्ट्रॉन भी तो यहाँ से जाएंगे। मतलब अभी रियल फिजिक्स नहीं पता मुझे इसकी, तो वो मैं इसलिए इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, यहाँ से आप मत सोचिए। हाँ, लेकिन ये ठीक है, ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग निकाला मैंने, कलेक्टर में तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए ना, वो जा रहा है, वो आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। कौन सी डायरेक्शन चेंज होगी? कैसे? इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, सर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना वहाँ पे कलेक्टर, ये भी समझ गया मैं आप जो कहना चाहते हो। तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो कलेक्टर करंट अंदर जाना चाहिए, कलेक्टर से करंट अंदर जाना चाहिए। ठीक है, अंदर है जी, नहीं कलेक्टर से अंदर कैसे जाएगा? क्या अंदर होल ज्यादा जाएंगे भाई, 50 होल है, 50 होल है। ठीक है, होल ज्यादा है,
इलेक्ट्रॉन, ठीक है वो चलो कोई बात नहीं, सुनो, बट ये हर जगह होल्ड नहीं करेगा ये, बिकॉज मुझे इनकी वैल्यूज नहीं पता ना कितने कितने जा रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट इनकी वैल्यू नहीं बताई तो मैंने अप्रोक्सीमेट ऐसे लिया है, समझ रहे मेरा पॉइंट। तो एक्चुअल में तो आपको इधर से निकालना पड़ेगा वोल्टेज से, केवीएल कैसे लगाना पड़ेगा कि 10 माइनस 0.7 0, और ये इधर से मेरा आईडी आएगा, और फिर 0.2 ये है, ये 0 है, ये 0.2 मान लो, और यहाँ की वोल्टेज आएगी, फिर ऊपर से कलेक्टर करंट निकालो, समझ आया अभी? इस तरह से हम निकालेंगे। आई फिर केसीएल लगाओ, आई फिर केसीएल लगाओ। आप बोलोगे सर इसमें तो नहीं कर रहा, इसमें क्योंकि इसमें मैंने डेटा अलग लिया है, नहीं समझे? मुझे पता नहीं एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैंने तो ऐसे रफ डेटा ले लिया है, अब उनसे चीजें बदल जाएंगी। अगर मान लीजिए मैं इसको 800 ले या 120 ले लेता, 120 ले लूँ मान लीजिए मैं इसको, तब बताओ क्या होगा? तब तो कुछ और ही पिक्चर होगी, समझ रहे हो? तो चीजें बदल जाएंगी। भाई मुझे पता है ना कि कितना है, 120 है कि 50 है कि 100 है, वो तो रफ ले रहा हूँ, तो इसकी वजह से मेरा ये गड़बड़ बन रहा है, ठीक है? तो चलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि कैसे केवीएल केसीएल लगाते हैं और सैचुरेशन कैसे चेक करते हैं। तो मैंने बोला कि पहले आप एक्टिव रीजन में मान के चलो कि मेरा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम कर रहा है, एक्टिव रीजन के ऊपर कैलकुलेशन करो, ठीक है? एक्टिव रीजन मान के उसकी कैलकुलेशन करो, और उसके बाद क्या करना बताओ जरा, उसको क्रॉस चेक करो कि वो एक्टिव में है कि नहीं है, वोल्टेज निकाल दो, नोड वोल्टेज बेस की, कलेक्टर की, एमिटर की, और फिर क्रॉस चेक करो कि ये एक्टिव रीजन में है कि नहीं है। अगर तो एक्टिव में है तो गुड इनफ, ठीक है? अगर मान लीजिए नहीं है, मान लीजिए एक्टिव में, तो फिर क्या करना है? फिर उसको अब देखो कौन से रीजन में है, फिर उसको पता चल जाएगा, एक्टिव रीजन से जो वोल्टेज निकली उससे पता चल जाएगा सैचुरेशन में है कि नहीं। तो आप देख लो, उससे पता चल जाएगा आपको सैचुरेशन में है, तो फिर सैचुरेशन के अकॉर्डिंग फिर आप कैलकुलेशन करो, समझ आया? और सैचुरेशन के अकॉर्डिंग कैसे कर लिए? ये तो वैसे भी काम करेगा, सैचुरेशन में काम करेगा, तो इसको तो वैसे ही कराओ, और ये मेरा पॉइंट है तो उसके हिसाब से यहाँ की वोल्टेज, ठीक है भाई? समझ आया कि किस तरह से इसको सैचुरेशन में काम करो? आई होप आपको क्लियर हो। नेक्स्ट जरा देखिए, तो मैंने बोला कि ये ट्रांजिस्टर मेरा सैचुरेशन में काम करेगा। अब आते हैं कट ऑफ। अब नेक्स्ट जरा देखिए कट ऑफ, नेक्स्ट जरा देखिए कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन जरा देखिए, कट ऑफ रीजन कैसे? कट ऑफ रीजन कट ऑफ रीजन में कैसे काम करता हूं? इमेजिन करो कि यहां पे मैंने 0 वोल्ट लगा दी, यहां पे कोई बायसिंग नहीं दी, और इधर भी 0 है, तो क्या इस लूप में कोई वोल्टेज बनी? इधर 0 वोल्ट की बैटरी लगा रही है, तो इस लूप में क्या कोई वोल्टेज है, कोई सोर्स है, तो कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं, बेस करंट 0। अगर मेरा बेस करंट 0 होगा, अगर ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, तो समझ लो कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर बेस करंट मेरा 0 है तो कलेक्टर करंट भी 0 आएगा, मतलब एक की बायसिंग की नहीं ना आपने। अब जब देखो इधर 10 लगा रखा आपने, और इधर 0 है, और इधर भी 0 है, क्योंकि करंट का फ्लो कर नहीं रहा है। अब ऊपर वाला 10 है, इधर 0 है, तो रिवर्स बायस नहीं रहेगा? बताओ भाई, ये जंक्शन तो काम ही नहीं कर रहा, और ये जंक्शन इधर 10 लगा रखा है, इधर 0 लगा, तो ये रिवर्स बायस रहेगा। अगर ये रिवर्स बायस है तो करंट आएगा नहीं, तो इसका मतलब करंट क्या आएगा? 0 एम्पीयर आएगा ऊपर से। और अगर करंट मेरा 0 एम्पीयर आया तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी? इसमें कोई ड्रॉप आएगा क्या? 0 एम्पीयर आ रहा है, इसमें कोई ड्रॉप नहीं है, तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी? 10 वोल्ट। कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। अगर बेस करंट मेरा 0 है तो समझ लो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ लो, बेस करंट मेरा 0 है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ आया? इसका मतलब कौन से रीजन में रहेगा ये? कट ऑफ, इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में कलेक्टर करंट 0 आएगा, और अगर कलेक्टर करंट 0 है तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो यहाँ की वोल्टेज क्या रहेगी? 10 वोल्ट। समझ आया अभी? कट ऑफ रीजन, इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, ठीक है भाई? अगर मेरा बेस में कोई करंट नहीं है तो आपका कलेक्टर में भी कोई करंट नहीं आएगा, इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, है जी? कलेक्टर करंट 0, जरा सुना करो पहले, ठीक है? मैंने बोला कि इसमें कोई करंट है क्या? इसमें कोई सोर्स ही नहीं है तो करंट नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई ड्रॉप आएगा नहीं जी, 0 ड्रॉप होगा, कोई करंट नहीं होगा।
यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे भी 0 वोल्ट है, यहाँ पे भी 0 वोल्ट है, हर जगह 0, क्योंकि कोई वोल्टेज करंट ही नहीं है। करंट नहीं है तो कोई ड्रॉप आएगा क्या? नहीं जी। अगर यहाँ पे वोल्टेज 0 है तो इसमें कोई ड्रॉप नहीं है, तो यहाँ की वोल्टेज भी क्या रहेगी? 0। इधर 0 है और इधर है 10, तो ये जो जंक्शन है NP, N पे हाई है ना, N वाला टर्मिनल हाई वोल्टेज से कनेक्ट है और P वाला 0 पे, तो इसमें ये रिवर्स बायस रहेगा, इसमें भी करंट नहीं आएगा। इस जंक्शन में 0 एम्पीयर आएगा। अगर 0 एम्पीयर आएगा तो आपका ये ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या रहेगी? 10 वोल्ट। तो एक सीधा सीधा तरीका याद रखो, अगर बेस करंट 0 है इट मींस सारे करंट 0 है। इसका मतलब कौन से मोड में है? ट्रांजिस्टर। कौन से रीजन में? कट ऑफ रीजन में। ठीक है भाई, आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में, सही है भाई? है जी, थोड़ा बड़ा होता है वो मैं बताऊंगा, वो ICP और समथिंग ऐसा कुछ होता है, वो करवाएंगे अलग से, वो अलग से मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल आइडिया से लेके चलो। तो क्या आएगा? ये 0 करंट आएगा। ठीक है भाई, अब सुनिए, इमेजिन करो कि मेरे पास ये ट्रांजिस्टर है, ध्यान से देखना भाई, इंटरेस्टिंग है। ये 10 किलो और ये 10 वोल्ट और ये 1 किलो और मान लीजिए 10 वोल्ट। अब सुनो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ डायरेक्ट चेक करने का कि सैचुरेशन में कब होता है, कट ऑफ में कब होता है। मेरे को तो एक रूल पता है बस, और मैं वो रूल देख चेक करके मैं देख लेता हूँ। हालांकि हर केस में नहीं कर पाओगे, आपको मैंने जो रूल बताया ना चेक करने वाला, पहले एक्टिव में मान के चलो, फिर क्रॉस चेक करो। लेकिन कई बार मुझे डायरेक्ट भी पता चल जाता है। कैसे? मान लीजिए कलेक्टर और बेस की वोल्टेज सेम, ठीक है, कलेक्टर और बेस की वोल्टेज सेम है और कलेक्टर का रेजिस्टेंस बेस के रेजिस्टेंस से 10 टाइम से ज्यादा है। कलेक्टर पे जो रेजिस्टेंस है वो बेस वाले रेजिस्टेंस से 10 टाइम से ज्यादा है, तो समझ लो ऑलवेज क्या आएगा? सैचुरेशन। ये सैचुरेशन में काम करेगा। ठीक है भाई, सैचुरेशन में काम करेगा, याद रखिए। मैंने क्या बताया? मतलब ऐसा तो एक ही रूल है, हर सर्किट पे डिफरेंट रूल लगेंगे। ऐसा थोड़ा ना होता है कि भाई केवल यही सैचुरेशन में काम करेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं 5 वोल्ट लगा दूं, अगेन ये सैचुरेशन में बन सकता है, या फिर यहाँ पे मैं 20 वोल्ट लगा दूं, अगेन सैचुरेशन में बन सकता है। लेकिन जो मैंने रूल बताया वो तो होल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज वोल्टेज सेम नहीं है। नहीं समझे? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैंने डायरेक्ट वैसे बताया, वैसे जस्ट एक रूल। ठीक है, इसको जरूरत नहीं है आपको याद रखने की, लेकिन अगर आप याद रखते तो अच्छा रहेगा। अगर वोल्टेज सेम कर दी, अगर वोल्टेज मैंने सेम कर दी है, ठीक है, बेस और कलेक्टर की, मतलब VCC और VBB अगर मैंने सेम रख दी है, और मान लीजिए RC मेरा RB से 10 टाइम से ज्यादा है, ठीक है, तो समझ लो पक्का क्या होगा? ये सैचुरेशन में होगा। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट आप आइडियल सिचुएशन में क्या मान सकते हो? शॉर्ट। इसका मतलब यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी? 0 वोल्ट या 0.2 वोल्ट अगर दे रखा है तो VC से, ठीक है, अदरवाइज हम इसको क्या मान के चलेंगे? 0। तो चलिए अब जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये सर्किट दे रखा और यहाँ की वोल्टेज नहीं दे रखी। आप मान लीजिए मेरे पास ये सर्किट दे रखा है और यहाँ की वोल्टेज नहीं दे रखी। यहाँ की वोल्टेज कुछ इस तरह की दे रखी है, जरा देखिए, VB। यहाँ की वोल्टेज कुछ इस तरह की दे रखी है कि 10 फिर 0 फिर 10 फिर 0, ऐसे चेंज हो रही है यहाँ की वोल्टेज 3 सेकेंड्स। मान लीजिए ये VBB, यहाँ की वोल्टेज है VBB, VBB मेरी ऐसे चेंज हो रही है 10 0 10 0, इस तरह चेंज हो रही है। तो आप मुझे बताओ यहाँ की वोल्टेज क्या है? जरा देखें, जिस टाइम यहाँ पे 10 वोल्ट आएगी, बोर्ड में देखो, बाद में लिखना, जिस टाइम यहाँ पे 10 वोल्ट होगी उस टाइम यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, और ये 10 और ये 1 है। इसका मतलब कौन से रीजन में रहेगा? सैचुरेशन। सैचुरेशन रहेगा तो यहाँ की वोल्टेज क्या रहेगी? 0। इसका मतलब यहाँ की वोल्टेज रहेगी 0। पहले 1 सेकंड तक 0 रहेगी। सही है जी? अब बताइए 1 से लेकर 2 तक क्या होगा? 1 से लेकर 2 तक यहाँ की वोल्टेज क्या है? 0, और इधर भी 0। इसका तो कोई करंट फ्लो करेगा इस लूप में? नहीं जी। इसका मतलब कौन सा रीजन में रहेगा? कट ऑफ। इसका मतलब कलेक्टर करंट भी 0। अगर कलेक्टर करंट 0 तो इसमें कोई ड्रॉप आएगा नहीं जी। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है? 10 आएगी। फिर से 2 से 3, 2 से 3 अगेन क्या है? ये 10 है, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में आ गया? सैचुरेशन। सैचुरेशन में क्या बन गया? अगेन 0। फिर 3 से लेकर 4 तक फिर से क्या आया? आप समझ गए मेरा पॉइंट? तो बेसिकली इस तरह का आएगा 0 10, इस तरह का कुछ बनेगा। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? ठीक है, तो ये कुछ बनेगा मेरा।
ये कुछ बनेगा। इसका मतलब एक नोट गेट नहीं बन गया। ध्यान से देखो, जिस टाइम इधर 10 है उस टाइम आउटपुट में क्या है 0, और जिस टाइम इधर 0 है उस टाइम आउटपुट में 10 है। इसका मतलब अगर मैं 0 करूंगा तो 1 बनेगा, 1 करूंगा तो 0 करूंगा, तो एक तरह से क्या बन गया ये नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट समझ आ गई? कोई दिक्कत है तो बताइए। डायोड से नहीं बन पा रहा था ये, याद करो आप, डायोड से नहीं बन पा रहा था, इसमें बन गया। ठीक है, नॉट गेट बन गया। तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर को अगर मैं सैचुरेशन और कट ऑफ दोनों रीजन में ऑपरेट कराऊं तो एक तरह से नॉट गेट की तरह काम करेगा। नॉट गेट में दोनों यूटिलाइज होते हैं, दोनों रीजन यूटिलाइज होते हैं, सैचुरेशन एंड कट ऑफ। और मैंने आपको बताया कि कैसे हमें चेक करना है कि सैचुरेशन में है कि नहीं। ठीक है भाई, और इन दोनों रीजन में ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करेगा। ट्रांजिस्टर विल एक्ट एज ए स्विच, आप लिख लो, इन सैचुरेशन एंड कट ऑफ ट्रांजिस्टर विल एक्ट एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर विल एक्ट एज ए स्विच। Transistor will act as a switch. In saturation and cutoff region, transistor will act as a switch. Transistor switch की तरह काम करेगा। ठीक है, जरा देखिए कैसे। आप बोलोगे स्विच तो ऑन ऑफ करता है सर, क्या ये भी ऑन ऑफ करेगा? हाँ जी, कर नहीं रहा। देखो, एक बार ऑन कर दिया 10 वोल्ट, एक बार ऑफ कर दिया, एक बार ऑन कर दिया, एक बार ऑफ कर दिया, एक बार हाई है एक बार लो है। फिर आप बोलोगे सर ये देने की क्या जरूरत थी, यही दे देते। नहीं, तो ये सब जनरेट करने की क्या जरूरत थी, आप यही प्रोवाइड कर देते। नहीं जी, जरा देखिए क्या दिक्कत क्या है। ऑन ऑफ किसको ऑन ऑफ करना है? मान लीजिए मुझे मेरा इंडिकेटर ऑन ऑफ करना है, गाड़ी का इंडिकेटर ऑन ऑफ करना है। ठीक है जी, मुझे बल्ब ऑन ऑफ करना है। ये मेरे पास बल्ब लगा हुआ है। ठीक है जी, ये नेगेटिव पॉइंट है बैटरी का, ये मेरी बैटरी है, ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। जनरली गाड़ी में क्या होता है, सुनो, ठीक है, जनरली क्या होता है, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट एक टर्मिनल को, बैटरी के एक टर्मिनल को बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं, वहीं पे जहां पे बैटरी लगी होती है वहीं पे कनेक्ट कर देते हैं, बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं। बॉडी से कनेक्ट करने का क्या मतलब होता है? ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड तो अवेलेबल ही नहीं होता गाड़ी में, टायर ही नहीं होता नीचे, और वो प्लास्टिक के होते हैं। ग्राउंड कहाँ से होगा? मतलब उसमें वो होता है ना, टायर्स में रबड़ होता है ना। तो कुल मिला के मैंने बोला कि वो तो ग्राउंड तो होती नहीं गाड़ी। अब सुनिए, तो अंदर जो बैटरी है उस पर 0 वोल्ट कहीं नहीं है। बैटरी क्या करती है बताओ? बैटरी को मैंने बता रखा, बैटरी क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि 0 वोल्ट है 12 वोल्ट, जैसे मान लीजिए कोई 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये टर्मिनल 0 है तो ये 12 होगा। मतलब 0 होगा तो 12 होगा, बट 0 है नहीं ना। ये जब तक ग्राउंड पे कनेक्ट नहीं होगा ये वाला टर्मिनल, तब तक इसे 0 में क्यों मानूं? फिर कुछ भी हो सकता है, इधर x है तो इधर क्या होगा, x प्लस। हाँ, डिफरेंस ऑलवेज क्या रहेगा, 12 रहेगा। आप ये नहीं कह सकते इधर वाला 0 है तो इधर वाला 12 है, ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भाई, तो जरा देखिए बेसिकली क्या होता है उसमें, गाड़ी में जो बैटरी होती है उसका एक टर्मिनल बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल बॉडी से कनेक्ट करते हैं, गाड़ी की बॉडी से कनेक्ट करते हैं। अब गाड़ी की बॉडी क्या होती है, पूरी लोहे की होती है। इसका मतलब बॉडी पे हर एक पॉइंट पे कौन सा टर्मिनल हो गया, पूरी बॉडी नेगेटिव टर्मिनल पे आ गई। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ पे इंडिकेटर चलाना है, यहाँ पे बैक लाइट जो लगी हुई है उसका इंडिकेटर चलाना, यहाँ पे इंडिकेटर चलाना और इंडिकेटर को ऑन ऑफ करवाना। तो एक काम करो, इंडिकेटर का एक एंड तो बॉडी से कनेक्ट कर दो। बॉडी का मतलब क्या हो गया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अच्छा, दूसरा एंड कहां से आना चाहिए बताओ गाड़ी का, इस बल्ब के अंदर। दूसरा एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आना चाहिए। देखो नेगेटिव टर्मिनल था वो बॉडी से कनेक्ट था, तो मैंने बॉडी से इसका नेगेटिव टर्मिनल ये पॉइंट उठा लिया। अच्छी बात क्या रही इससे बताओ, मुझे पूरा वायर नहीं ले जाना पड़ा वहां तक, समझ रहे हो? बैटरी आगे रखी थी, इंडिकेटर मुझे पीछे लगा रहे, तो पूरा वायर नहीं ले जाना पड़ा। सही बात है। अब जरा देखिए दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल लाना पड़ेगा मुझे, और वाया स्विच मुझे इसमें देना पड़ेगा। और स्विच कहाँ पे है, ड्राइवर के पास, समझ आया? अब जरा देखिए ड्राइवर क्या करता है, स्विच को ऐसे कुछ इंडिकेटर को हम डाउन करते हैं इंडिकेटर के लिए, तो उससे क्या हो जाता है, वो ऑन ऑफ करने लग जाता है। अब ऐसा क्या है कि उसमें ऑन ऑफ करने लग जाता है, जरा देखिए हमने क्या किया यहाँ पे। हम जैसे ही गाड़ी का वो अपना वो स्विच डाउन करते हैं, इंडिकेटर दिखाने के लिए हम जो
डाउन करते हैं, इंडिकेटर दिखाते हैं, तो एक आईसी काम करती है, 555 टाइमर आईसी, एक आईसी काम करती है और जिससे जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस तरह की निकलती है। कुछ 5 वोल्ट मान लो आप, 5 वोल्ट का हाई लो निकलता है उसमें से। बट एक प्रॉब्लम है, इसके पास इतना करंट नहीं है जो बल्ब को जला सके, क्योंकि आईसी पावर करंट ज्यादा नहीं दे सकती। आईसी वोल्टेज तो दे देगी, 5 वोल्ट का वोल्टेज तो दे देगी, बट इस बल्ब को चाहिए कम से कम 15 वोल्ट या 20 वोल्ट। मैं आपको बता दूं, मेरे पास जैसे बाइक, मेरे पास इंडिकेटर का तो नहीं है, हालांकि इंडिकेटर इतने वोल्ट का नहीं होता, कम ही होता है, बट ये मेरे पास बाइक का बल्ब है, ठीक है। ये करीबन मैं आपको बता दूं इसका रेटिंग क्या है इसकी। हाँ जी, ये है 12 वोल्ट 35 वोल्ट, 35 वोल्ट लेगा ये, 12 वोल्ट का है। इसका मतलब ये हुआ, चलो ये तो बाइक का है, ये तो लाइट ज़्यादा देगा। जो मेरा गाड़ी का इंडिकेटर होता है वो चलो 35 वोल्ट का तो नहीं होगा, 35 वोल्ट का तो नहीं होगा, बट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। 10 वोल्ट का हो सकता है, 5 वोल्ट का हो सकता है, बट इतनी पावर आईसी नहीं दे सकती। आईसी तो मिली वोल्ट की पावर देती है। इसका मतलब वोल्टेज जरूर दे देगी वो, बट करंट ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। समझ आया? अब जरा देखिए भाई, करंट उसका मिली एम्पियर में आएगा, क्योंकि उसकी पावर रेटिंग मिली वोल्ट में। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? अब जरा देखिए मैंने क्या, मैंने बोला मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। मेरे पास तो 12 वोल्ट की बैटरी मैंने बीजेटी के ऊपर लगा दी, ठीक है। दूसरा जरा देखिए अब, और यहां पे मेरा बल्ब है, यहां पे मेरा बल्ब है, और बल्ब का एक एंड कहां पे कनेक्ट है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, अब जल्दी देखना, मैं थोड़ा सा एक मैकेनिज्म बना रहा हूं, इंटरेस्टिंग है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया मैंने, बॉडी से, अगेन बॉडी से कनेक्ट कर दिया, बॉडी, और ये भी बॉडी से, ये भी बॉडी से। ये क्या है बेसिकली, ये कोई आयरन रोड है, उसके ऊपर मैंने कॉइल लगा रखी है, कॉइल चढ़ा रखी है, ठीक है। और जरा देखिए, और मैंने ये पॉइंट यहां पे लगा दिया, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो मैं लेके आया, और वो मेरा फिक्स है, उसको मैंने कॉपर का बना दिया, कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट से इसके ऊपर ले आया, जस्ट इसके ऊपर, ये नीचे आयरन रोड थी और इसके ऊपर कॉपर प्लेट लगा दी मैंने, और कॉपर प्लेट से इसके ऊपर कनेक्ट है, और इसके ऊपर एक और प्लेट कनेक्ट है, इसके ऊपर एक और प्लेट कनेक्ट है, और वो आयरन है, आयरन प्लेट है ऊपर, ठीक है। अब सर देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग देखिएगा क्या होगा। मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट थी और यहाँ पे वोल्टेज क्या आ रही थी, आईसी से आ रही थी। जैसे मैंने गाड़ी का इंडिकेटर ऑन किया, जैसे इंडिकेटर ऑन वाला बटन देते हैं, मेरा 555 टाइमर आईसी काम करेगी, और आईसी मुझे कैसे आउटपुट निकाल के देगी, मुझे इस तरह की आई निकाल के देगी आउटपुट, ठीक है भाई। लेकिन इसके बाद पावर नहीं है बल्ब को जलाने वाली, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है, मुझे पावर चाहिए नहीं, मुझे तो मिली एम्पियर में करंट चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये सप्लाई यहाँ पे दे दी, और इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट किया सच दैट ये कौन से रीजन में काम करे, ट्रांजिस्टर, ये 5 वोल्ट पे भी, ये आरबी और आरसी कुछ इस तरह से काम करे, मतलब आरबी और आरसी को इस तरह एडजस्ट किया कि ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में काम करे, सैचुरेशन में। जब यहाँ पे 5 वोल्ट आए तो सैचुरेशन में आए। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है, तो सैचुरेशन कैसे लेके आएंगे? भैया आरसी और आरबी को एडजस्ट करो, कुछ इस तरह से एडजस्ट करो कि 5 वोल्ट और 12 वोल्ट पे क्या रहे, कौन से रीजन में रहे, सैचुरेशन में। तो आरसी और आरबी को मैंने ऐसे एडजस्ट किया, जो डिजाइनर का पार्ट है अपने आप डिजाइन करेगा कि जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट आएगी कौन से रीजन में आएगा, सैचुरेशन। अब जरा देखिए क्या होगा, अब जरा देखिए क्या होगा। जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट आए, करंट ये कम लेगा क्योंकि आरबी की वैल्यू किलो में होती है, तो यहाँ से आईसी से करंट जो आएगा वो क्या आएगा, बहुत कम आएगा। समझ रहे मेरा पॉइंट? तो अच्छी बात है, आईसी के ऊपर कोई लोड नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे करंट आएगा मिली एम्पियर में, ठीक है। और ये कौन से रीजन में काम करेगा, सैचुरेशन में। तो सैचुरेशन में अगर काम करेगा तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी बताओ, 0। तो जिस टाइम यहाँ पे 5 वोल्ट आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, 0। तो इसमें भी 0 और इधर भी 0, मतलब बॉडी है 0 मत बोलो, ये बॉडी से कनेक्ट है मीटर। तो अगर ये बॉडी है तो यहाँ की वोल्टेज क्या बन जाएगी, बॉडी वाली बन जाएगी। तो डिफरेंस क्या रहना चाहिए, 0। ये भी बॉडी पे कनेक्ट हो जाएगा, सही बात है। जो बॉडी की पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसका भी आ जाएगा, सही बात है।
अब इधर बताओ इस कॉइल पे इधर भी जीरो, इधर भी बॉडी, इधर भी बॉडी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा इसका? जीरो। कोई करंट आएगा गैस में? कोई करंट नहीं आएगा, तो कोई मैग्नेट नहीं बनेगी। आप याद है मैंने कॉइल लगा देता हूँ किसी आयरन के ऊपर तो क्या हो जाता है, उससे मैग्नेट बनती है। यहाँ पे कोई मैग्नेट नहीं बनेगी, और मैग्नेट नहीं बनेगी तो आयरन वाला हिस्सा जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बट इमेजिन करो कि जीरो वाला है, जब मेरा जीरो वाला आएगा तब यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी? यहाँ की वोल्टेज आएगी 12, करंट जीरो आएगा ना, कट ऑफ बनेगा ये, यहाँ पे आएगी 12 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, और 12 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉडी आएगी। इसका मतलब बॉडी से ज्यादा है 12 वोल्ट की। इसमें करंट आएगा, करंट आएगा तो ये मैग्नेट बनेगी। अब मैग्नेट बनेगी तो कॉपर को तो अट्रैक्ट करती नहीं मैग्नेट, कॉपर कंडक्टर है, कॉपर को तो कनेक्ट वो अट्रैक्ट करती नहीं है, बट आयरन को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब इसको नीचे टच करेगी, टच करते ही ये 12 वोल्ट की बैटरी किससे कनेक्ट हो जाएगी, और 12 वोल्ट की बैटरी में पावर है अच्छी खासी, वो बल्ब को जला सकता है, समझ आया? तो 12 वोल्ट का बल्ब ग्लो करेगा, और फिर से अगेन ये डाउन आएगा, अगेन ये अप होगा, अब होता है फिर से यहाँ की वोल्टेज जीरो, उसको छोड़ देगा, मैग्नेट खत्म हुई, मैग्नेट खत्म होती है उसको छोड़ देगा, समझ आया? तो इस तरह से काम करेगा, ठीक है? इस तरह से मेरा काम करता है, बल्ब मेरा इस तरह ऑन होता है, समझ आ गई? तो इसका है जी, क्या कह रहे हो? हाँ, अब आप बोलोगे सर इसको लगाने क्या, सीधा ही जब हमें इंडिकेटर देना हो तो सीधा इसको ऑन कर दो, सीधा ऑन कर दो, एक तरफ का बल्ब जल जाएगा। बट हमने फैंसी बनाना ना नहीं, और क्या हमें ऑन ऑफ करवाना है, ठीक है? क्योंकि जब कोई चीज जलती रहती है ना तो आदमी का ध्यान नहीं जाता, कई बार तो आदमी दूसरी तरफ देख रहा है और उसके सामने बल्ब जलता हुआ नजर आ रहा है, वो ध्यान नहीं देता। लेकिन जब कोई चीज ऐसे ऐसे चल रही होती है ना तो आदमी की आंखों में असर पड़ता है उससे, समझ रहे हो? वो ज्यादा कॉन्शियस होता है जी। सर आपने ऊपर से 12 वोल्ट दिया ना बल्ब को, तो कलेक्टर पॉइंट से दे दो सीधे। कलेक्टर पॉइंट से एक दिक्कत है, जो करंट आएगा इसमें, कलेक्टर पॉइंट से अगर मैं दूंगा ना तो क्या दिक्कत आएगी जरा देखिए। आप बोलोगे सर यहाँ से 12 वोल्ट कलेक्टर से ही दे दो, अगर कलेक्टर से दूंगा तो जिस टाइम यहाँ पे 12 वोल्ट आएगी, पहले बात है आप दो केस बन जाएंगे। अब इसका रेजिस्टेंस भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बदलेगा, कलेक्टर का रेजिस्टेंस। दूसरी बात एक और दिक्कत है, जिस टाइम यहाँ पे 12 वोल्ट आएगी ये काम करेगा, इसमें करंट आएगा तो इसमें से भी करंट आएगा, तो बैटरी को ज्यादा पावर देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लॉस सिर्फ बल्ब में नहीं हो रहा पावर का, इस रजिस्टर से भी होता हुआ आएगा वो करंट, समझ आया? तो इसके अंदर भी लॉस होगा, तो फालतू की पावर वेस्ट नहीं हो रही इससे। दूसरा यहाँ की वोल्टेज 12 नहीं रहेगी, फिर 12 से काफी ड्रॉप हो जाएगी, समझ आया? ये एक नई मुसीबत और आ गई, तो मैं इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन दूंगा नहीं, और इस कनेक्शन को तो मुझे एक आयरन रोड के थ्रू देना पड़ेगा, और इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? इसको बोलते हैं रिले। मुझे रिले के थ्रू देना पड़ेगा, मुझे रिले के थ्रू इसको देना पड़ेगा, सो दैट मेरा इस पे इस आरसी के थ्रू करंट ना, समझ आया? एक्चुअल में प्रोटोटाइप ऐसे ही होता है, इंडिकेटर लाइट्स का एक्चुअल प्रोटोटाइप आप बना सकते हो ऐसा। अब मुझे नई टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, बट मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट है, ठीक है? मैं इस तरह से स्विच को ऑन ऑफ कर सकता हूँ यूजिंग रिले, ठीक है? मेरे ख्याल से बेसिक सर्किट होते हैं, आजकल कौन इतना ध्यान देता है, ठीक है? दूसरी बात एक जरा देखो, टाइमर आईसी जो होती है ना, उससे मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकता हूँ। आप पढ़ोगे देखना 555 टाइमर आईसी, उससे आप देखना इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो जाएगी आपकी, आप इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर पाओगे, तो उससे फिर ये भी ऑन ऑफ जो होगा वो भी क्या होगा, कंट्रोल कर पाओगे। कई गाड़ियों में देखा बहुत जल्दी जल्दी लाइट ऑन ऑफ होती है, कई बड़ी स्लो होती है, ठीक है? बेसिकली क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर दो 50 की 50 की, समझ आया? 555 टाइमर आईसी में बस एक टाइम कॉन्स्टेंट होता है, उसमें वो चेंज करना होता है, वो मैं बताऊंगा आपको जब आप पढ़ोगे तब, ठीक है? बड़ा इजी पार्ट है। हाँ जी सर, जब इंडिकेटर ऑन होता है तो आपकी बॉडी में करंट फ्लो होगा, ठीक है? तो बाहर से ग्राउंड पे जो बंदा था उसको नहीं लगी, क्यों लगेगा? अगर ऐसा होता तो मैं रोज मेरा बल्ब दूसरे की गाड़ी से चलाता। हाँ, यकीन माने, जरा देखो ये कैसे हो सकता है? मुझे एक बात बताओ, एलईडी तो जल जानी चाहिए। ये मेरी बैटरी है, अच्छा एलईडी जल जाएगी, कमाल है। सर मतलब बात पूछ रहा हूँ सर मैं, ये कैसे जाए, क्या लॉजिक लगा रहे हो आप? पावर निकलेगी कैसे बाहर, मुझे बताओ जरा। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप इमेजिन करो, चलो एक डाउट है, बहुत सारे लोगों का डाउट है, मैं जानता हूँ। मेरे पास बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है? और मेरे पास, और ये गाड़ी के अंदर रखी हुई है,
ये गाड़ी है मेरी, गाड़ी की बॉडी है ये, और नीचे टायर है इसका, ठीक है, नीचे इसका टायर है जो कि रबड़ का है। आप जो देखना 12 वोल्ट वाला जो नेगेटिव टर्मिनल है, या कोई भी पॉजिटिव लगा लो, पॉजिटिव टर्मिनल इस पे कनेक्ट है, ठीक है, नेगेटिव तो नहीं कनेक्ट है बॉडी पे, सही बात है। अब मेरे पास ये बल्ब है, बाहर बल्ब लगा रखा है मेरे पास एक बल्ब है, जरा देखना ध्यान से। अब मुझे इस बल्ब को जलाने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने बोला सर एक तो बॉडी से लगा दो, ठीक है जी, लगा दिया बॉडी से। दूसरा कहाँ लगाए? बॉडी से लगाने का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल लगा इसके ऊपर, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से लगाना पड़ेगा। नेगेटिव टर्मिनल से कैसे लगाए बताओ? गाड़ी खोलनी पड़ेगी, उसके लिए उसका बम्पर उठाना पड़ेगा, और उठा के देखो, नहीं उठा के देखो एक बार, पहले तो उठाओगे कैसे उन लोगों के अंदर से? दूसरे की गाड़ी से चोरी करना चाहते ना आप तो बिजली की, कैसे करोगे बताओ? नेगेटिव टर्मिनल लाओगे कहाँ से? आपने बताया आप बोलोगे सर इंडिकेटर तोड़ के और उससे ले आएंगे। इंडिकेटर तोड़ोगे तो इंडिकेटर ऑफ है, अगेन उसका नेगेटिव पॉइंट इंडिकेटर पे आगे रखा, जब तक गाड़ी ऑन नहीं होगी, कैसे करोगे? आप नहीं निकाल सकते हो। दूसरा आप बोलोगे सर साइड में एक और गाड़ी लगी है, ठीक है, तो क्या पता उसकी बैटरी, अब सुनो जरा, देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या पता आप उसकी बैटरी, उसका क्या पता नेगेटिव पॉइंट इससे कनेक्ट हो। भाई एक मान लीजिए मारुति है, एक मान लीजिए हुंडई है, ठीक है, तो क्या पता उसका नेगेटिव पॉइंट इससे कनेक्ट हो, तो क्यों ना नेगेटिव उससे ले लें? क्या आप चलेगा? क्यों भाई, आप क्यों नहीं चलेगा? हाँ, ये कैसे काम करेगा? सर्किट कहाँ कंप्लीट हुआ? ऐसे कैसे हो जाएगा? ठीक है, किसी भी केस में आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये आप दिमाग से निकाल दो। चलिए भैया आगे बढ़ते। तो अगर ऐसा होता ना मेरे लिए तो मजे होते, ठीक है, मैं तो सारी सप्लाई दूसरे की, अगर कोई छुट्टी पे गया हुआ है गाड़ी घर के बाहर करके, मैं तो चार्ज जाता उसकी बैटरी नहीं, और स्ट्रीट लाइट सारी गाड़ियों में चल रही होती, ऐसा नहीं है। चलिए, जब वो बिजली गिरती है तो फिर ये इसमें बैटरी में ज़्यादा पावर चल जाती होगी? कौन सी बिजली गिरती है? जब बिजली जब गिरती है तो सब कुछ उखड़ जाता है गाड़ी का, सिर्फ अंदर वाला बंदा सेफ रहता है। वो भी सेफ तो कुछ नहीं होता है, उसकी हालत भी ऐसे मरने वाली होती है। फिर मतलब आपकी गाड़ी सारी टूट गई है तो आप कैसे इमेजिन करोगे कि बंदा सेफ मतलब ठीक है, जान निकलने से, जान तो नहीं निकलेगी ऑब्वियसली, बट आप कुछ बचेगा नहीं आपका। आपकी सुंदर सी गाड़ी थी, ठीक है, और सारे टायर वायर फट गए हैं, सारी सीट उखड़ गई है, ठीक है, आप जिंदा हो देखने के लिए, ठीक है, तो बेसिकली वो रहेगा, समझ आया? और दूसरा बात खड़े हो जाते उससे, ठीक है, तो बेसिकली ये कर सकते। चलिए, तो मैंने बताया कि सैचुरेशन रीजन में कैसे आपका ऑन ऑफ करते हो, स्विच को कैसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो यूजिंग सैचुरेशन। हमने बोला कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कैसे काम करता है। तो आप लो पावर का यूज करके देखो, हमने आईसी का लो पावर यूज की, हमने हाई पावर को कंट्रोल किया। हम हाई पावर को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग ट्रांजिस्टर। आप ये बना के देखेंगे, ठीक है, आप ये बना के देखिएगा, अगर हो सके तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इससे, ठीक है। आप इसको बनाएं, इस स्विच को और ऑन ऑफ करके देखें, ठीक है। तो सुनिए, आज की क्लास में खत्म कर रहा हूँ बट एक चीज़ पे, ठीक है, और वो है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है, सुनिएगा, ठीक है। मैंने एक दिन आपके लिए कविता लिखी थी, याद आपको? आप भूल गए शायद, है ना? आप भूल गए, इतना अक्सर याद है? नहीं चलने दो, तो मैं आपको आज सुनिए भाई, असल में मेरा लिखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे बड़ा प्यारा है, ठीक है, और जिस टाइम मैंने लिखा था उस टाइम मैं बड़ा डीमोटिवेट हो रखा था, ठीक है, और मुझे जरूरत थी हिम्मत की, ठीक है, एक ऐसी ताकत की जो मुझे फिर से उठा सके, ठीक है, उस टाइम का लिखा हुआ है। तो आप उस समय को महसूस करो जब आप डीमोटिवेट होते हो, ठीक है, किसी भी वजह से, कोई आपको कोई परेशानी है, जैसे घर से कोई इशू आ गया, या फिर कोई साथी आपका पढ़ने नहीं दे रहा है, या फिर कोई मार्क्स कम आ गए, बड़े सारे इशू होते हैं, बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो आप क्या करते हो, आप बड़ा डीमोटिवेट हो जाते हो, और आप अपने अंदर जो आदमी होता है ना,
उसको जगा नहीं पाते, ठीक है, और कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ भी कुछ कई बार ऐसा होता है, कई बार, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, तो कुल मिला के उस टाइम का मैंने लिखा हुआ है। एक बार मैं फिर से आपको सुना रहा हूँ, ठीक है, जरा सुनिए, क्या पता शायद असर हो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ आप उसी फीलिंग को लेके आओ, उस मोमेंट को याद करो आपके साथ, क्योंकि तब तक आप इसको समझ नहीं पाओगे, ऐसे सुनोगे तो मजे नहीं आएंगे, ठीक है। और फिर मैं एक मुझे कुछ लाइनें, एक शायर है अपने वसीम बरेलवी, ठीक है, आप शायद सुना है नहीं सुना है मुझे नहीं पता, तो मैं उनकी भी 2-4 लाइनें आपको सुनाऊंगा, ठीक है। चलिए सुनिए। चलो उस पहाड़ से टकरा के तो देखे, एक बार चिल्ला के तो देखे। इसका मेरा मतलब ये था कि मैं जिस टाइम डिप्रेशन में था उस टाइम मैं चिल्लाना चाहता था, जैसे पूरी तरह से कि भाई सारा फ्रस्ट्रेशन निकले मेरा, ठीक है। तो जो भी चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है मैंने उसको पहाड़ बोल दिया, ठीक है। चलो उस पहाड़ से टकरा के तो देखें, एक बार चिल्ला के तो देखें। तुझे तो चलना फिरना आता है, वो ठहरा एक सा। मतलब जो मुसीबतें होती है वो वैसी ही रहती हैं, ठीक है, बट हम फ्लेक्सिबल है, हमें पता है उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। मुसीबतें एक जैसी रहती हैं। तुझे तो चलना फिरना आता है, वो ठहरा एक सा। तुझ में भी वो आग है, आज जला के तो देखे। आगे मैंने लिखा है, लगा दे आग होने दे धुआं धुआं सा, लगा दे आग होने दे धुआं धुआं सा, उठेगा तूफान हौसलों का, एक फिरकी घुमा के तो देखें। सोने न दे उन सपनों को जिनसे लगा तू जगह जगह सा, सोने न दे उन सपनों को जिनसे लगा तू जगह जगह सा, कर मेहनत उस हद तक कि टूट जाए गुरूर खुद का खुद ही से। इसका मतलब यह है कि कई बार हमें अपने आप में ये लगता है कि भाई हम बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, तो इतनी मेहनत करो कि अपने आप को ही ऐसा लगे कि भाई मजे आ गए, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लगे आपको इंटरनली, उस हद तक मेहनत करो। कर मेहनत उस हद तक कि टूट जाए गुरूर खुद का खुद ही से। बहेगी नदी उस पहाड़ से, तू एक आंसू छलका के तो देख। तुझे तो चलना फिरना आता है, वो ठहरा एक सा। तुझ में भी वो आग है, आज जला के तो देख। आगे मैंने लिखा है, सुनेगा तेरी भी ये जमाना, तो हिम्मत जगा के तो देख। बना एक रास्ता कि जमाना चलना सीखे, यकीन कर खुद पे हौसलों को पर दे। आपको फॉलो नहीं करना किसी कि मैं उस जैसा बनना चाहता हूँ या फिर मैं उस तरह से करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये लिखा है, बना एक रास्ता कि जमाना चलना सीखे, यकीन कर खुद पे हौसलों को पर दे। लगेगी ठोकर, लगेगी ठोकर, पक्का लगेगी ठोकर, हंसने दे किस्मत को। लगेगी ठोकर, लगेगी ठोकर, लगेगी ठोकर, हंसने दे किस्मत को। यकीन कर खुद पर हौसलों को पर दे। टूटेगा वो पहाड़ सा जब टकराएगा तेरे हौसलों से, टूटेगा वो पहाड़ सा जब टकराएगा तेरे गुरूर से। यकीन कर खुद पर हौसलों को पर दे। तू रुकेगा वो रोकेगा, तू रोएगा वो रुलाएगा। कर बुलंद अपने आप को, कर बुलंद अपने आंसुओं को कि एक गिरे तो नदी बहे। तू रोकेगा वो, तू रुकेगा वो रोकेगा, तू रोएगा वो रुलाएगा। कर बुलंद अपने आंसुओं को कि एक गिरे तो नदी बहे। बना एक रास्ता जिस पे जमाना चले। तेरी जिद हो तुझसे कि बन अपने खुदा सा, तेरी जिद हो तुझसे कि बन अपने खुदा सा। यकीन कर खुद पे हौसलों को पर दे, यकीन कर खुद पे हौसलों को पर दे, ठीक है भाई। तो ये मेरी पोइट्री थी आपके लिए। इसको आपको ये मैं तो इससे वो आ जाते हैं, मैं जज्बे आ जाते हैं मुझे, ठीक है। मतलब मैं क्योंकि अपना लिखा है तो मैं उस टाइम को महसूस करता हूँ जिस टाइम मैंने वो लिखा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा हिम्मत आती है उससे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सुनाना चाहा। मैंने कहा चलो